Assalamu alaikum. This is Rana Muhammad Awais. वेलकम टू दिस वर्कशॉप ऑफ पीएलसीज फॉर बिगनर्स। वर्कशॉप का मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है और इंडस्ट्री के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोलर्स हम लोग यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मुझे कुछ 6 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ऑयल एंड गैस और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और उसके अलावा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैंने किए ऑटोमेशन रिलेटेड और मल्टीपल ब्रांड्स के पीएलसीज और मल्टीपल ब्रांड्स के कंट्रोलर्स पे मैं काम करता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे कि किस तरह से काम करती है। तो लेट्स चेक इट। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है। आप ये देख सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज हमारे पास ऑपरेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेप्सी या कोक की इंडस्ट्री है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स बन रही हैं। वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ, डिफरेंट केमिकल्स के साथ हमें एक कोल्ड ड्रिंक बना कर देते हैं और फिर उसकी फिलिंग होती है डिफरेंट बॉटल्स के अंदर, फिर पैकेजिंग होती है और वो एंड प्रोडक्ट आप तक पहुंचती है। उसके प्रोसेस के अंदर डिफरेंट प्रोडक्शन लाइंस यूज होती हैं जो कि इस प्रोडक्ट को बना रही होती हैं और फिल कर रही होती हैं और पैकेज कर रही होती है। सेम गोज फॉर पेपर इंडस्ट्री, जो कि दरख्त से हमारे पास फाइबर निकलता है और उस फाइबर से हम लोग पेपर बनाते हैं जो कि आप प्रिंटिंग में यूज करते हैं और डिफरेंट जगहों पर यूज करते हैं। कॉपीज बनती हैं, बुक्स बनती हैं। एक और एग्जांपल ऑयल की है। जमीन के अंदर से क्रूड ऑयल हमारे पास निकलता है। वो क्रूड ऑयल डिफरेंट रिफाइनरीज के अंदर जाता है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और एक फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलती है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी हो सकती है। तो इन सब प्रोसेसेस, प्रोडक्शन लाइंस के अंदर हमारे पास कंट्रोलर्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते हैं। पहले 1960s या उससे पहले हमारे पास रिलेस यूज होते थे, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं। रिलेस के अंदर कुछ मसले थे। मसले ये थे कि उसको हार्ड वायर करना पड़ता था कि एक रिले से दूसरे रिले तक आपको डिफरेंट वायरिंग करनी है, फिर डिफरेंट डिवाइसेस आपको कंट्रोल करनी है तो वो भी हार्ड वायर हो रही हैं। फिर आपको अगर ट्रबल शूटिंग करनी पड़ रही है, ट्रबल शूटिंग से मुराद कोई मसला आ जाता है और उसको रिजॉल्व करना है, उसके लिए आपको हर रिले को चेक करना पड़ेगा। बहुत बड़ी डायग्राम्स होंगी जिनको चेक करनी पड़ेंगी। तो इसके अंदर ये मसले थे और फिर वेयर एंड टेयर आने की मसले थे कि रिलेस क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं उसके अंदर वेयर टेयर आने की गुंजाइश होती थी। अब 1960s के अंदर हमारे पास एक इन्वेंटर जो कि पीएलसी के इन्वेंटर हैं, रिचर्ड ई मॉर्ली। उन्होंने ये इश्यूज अपने सामने रखे और देखा कि इनको किस तरह से हल किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त तक कंप्यूटर्स ईजाद हो चुके थे। तो उन्होंने एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर बनाने की कोशिश की जिससे ये हमारे पास वो प्रोग्रामेबल भी हो। मुराद ये कि उसको हम लोग उसके अंदर कोई लॉजिक बिल्ड कर सकें, डाल सकें। तो ये हार्ड वायरिंग के जो मसले हैं और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होगा, सेमीकंडक्टर बेस्ड होगा, तो उसके अंदर ये जो वेयर एंड टेयर आने के जो मसले हैं ये सब रिजॉल्व हो सके। तो 1968 के अंदर ही इन्वेंटेड द फर्स्ट पीएलसी जो कि जनरल मोटर्स ने परचेज की, और वो पीएलसी इस तरह से बनाई गई थी कि इंडस्ट्री की जो हार्श इन्वायरमेंट होती है उसको वो फेस कर सके और प्रोग्रामेबल हो तो हमारे पास हार्ड वायरिंग खत्म हो सके और वेयर एंड टेयर के जो मसले थे रिलेस के साथ वो खत्म हो सके। तो ये हमारे पास पीएलसी की इन्वेंशन थी। अब मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, फैक्ट्री आईओ 3D ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये एक एक्सरसाइज है। लेट्स से मेरे पास ये कन्वेयर लगी हुई है और उसके आगे एक सेंसर है और कन्वेयर के ऊपर बॉक्स है। मकसद ये है कि मुझे इस तरह से इसको प्रोग्राम करना है कि ये कन्वेयर बॉक्स जो है जब सेंसर के पास जाए तो ये कन्वेयर रुक जाए। अब ये प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं, वो करते हैं पीएलसी कंट्रोलर, जो कि मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि रिचर्ड ई मॉर्ली ने इन्वेंट किया। तो इंडस्ट्री के लिए पीएलसी एक स्टैंडर्ड है जो कि हमारे पास अब अवेलेबल है। हर चीज के अंदर डिफरेंट कंट्रोलर्स यूज होते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। स्नैपड्रैगन के माइक्रो प्रोसेसर हैं और कॉर्टेक्स के माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो पीएलसी के अंदर भी एक माइक्रो प्रोसेसर है और उसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स लगे हुए हैं जो कि एक इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है पीएलसी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो मैंने ये एक्सरसाइज बताई, इसी तरह डिफरेंट एक्सरसाइज ने या पूरा वेयर हाउस देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर डिफरेंट बॉक्सेस की डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैकिंग करनी है। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं और ये कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें इंडस्ट्री के अंदर प्रोग्राम करनी पड़ती हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं। अब आपकी कोई एफएमसीजी इंडस्ट्री हो सकती है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो सकती है, पेपर इंडस्ट्री हो सकती है। तो एप्लीकेशंस के हिसाब से हम लोग कंट्रोलर्स यूज करते हैं
और इंजीनियर जो है उसको उसके अंदर लॉजिक डाल के उसको प्रोग्राम करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो पीएलसी है क्या, व्हाट इज पीएलसी? पीएलसी की एब्रीविएशन है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। मकसद यह है कि एक ऐसा कंट्रोलर है जो कि प्रोग्रामेबल है और आप उसके अंदर लॉजिक प्रोग्राम करते हैं। इसकी डेफिनेशन आपके सामने यहां पर आ रही है। पीएलसी इज एन इंडस्ट्रियल ग्रेड कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स थ्रू ए प्रोग्राम लॉजिक। नीचे आप लोग एक स्टैंडर्ड देख सकते हैं, आईईसी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोटेक्निकल कोड। अब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी डिवाइस बनती है, कोई मोबाइल फोन भी बनता है, तो कोई ना कोई उसके बिहाइंड स्टैंडर्ड होता है। एक कंपनी होती है जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती है कि ये चीज, इसके अंदर ये फीचर्स होंगे तो इसको आप मोबाइल फोन कह सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक कोड अवेलेबल है, एक स्टैंडर्ड अवेलेबल है कि इस कोड के ऊपर कोई कंट्रोलर पूरा उतरेगा तो उसको हम लोग पीएलसी कहेंगे। इसके अंदर पीएलसी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इनपुट्स है हमारे पास, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो हैं जो आपको सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। वो कोई फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर भी होता है, वो अल्ट्रासोनिक सेंसर भी हो सकता है, वो टेम्परेचर सेंसर भी हो सकता है जो कि सबसे कॉमनली मेजर्ड वेरिएबल है। वो जाएगा कंट्रोलर में, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर हमने लॉजिक इंजीनियर ने बिल्डअप की हुई होगी, उस लॉजिक को वो स्कैन करेगा और क्योंकि इनपुट कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस को लेके वो स्कैन करेगा जो प्रोग्राम होगा हमारा, और उसके अगेंस्ट हमारे पास वो आउटपुट्स ऑपरेट कर देगा। लेट्स से मेरे पास एक सेंसर लगा हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में दिखाई थी। सेंसर लगा हुआ है, मेरे पास बॉक्स है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे पास कन्वेयर स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मेरे पास इसके अंदर मोटर जो है वो एक आउटपुट है और सेंसर जो है वो मेरे पास इनपुट है, और ये जो बॉक्स है मेरे पास ये एक प्रोसेस बता रहा है मुझे, जिसको हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं पीएलसी के, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिलायबिलिटी। पीएलसी एक रिलायबल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री के अंदर हार्श इन्वायरमेंट में काम करता है, जिधर हाई टेम्परेचर और वाइब्रेशन, नॉइजेस, ह्यूमिडिटी, डिफरेंट इश्यूज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि प्रोग्रामेबल है, तो ट्रबल शूटिंग भी आसान है, और प्रोग्रामेबल भी है कि हमें बार बार हार्ड वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव है। फर्स्ट टाइम एक कॉस्ट आएगी, लेकिन उसके बाद क्योंकि हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लाइफ टाइम ज़्यादा है, तो उसके लिहाज से हमारे पास ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपके पास जो मैनुअल लेबर वर्क होता है वो आपके पास एलिमिनेट हो जाता है। कम एम्प्लॉयज़ के साथ, कम स्टाफ के साथ आप ऑटोमेटेड प्लांट्स जो हैं वो पूरे रन हो रहे होते हैं। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम है। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये है कि रियल टाइम में काम करता है। रियल टाइम जब हम लोग कहते हैं तो वो मिली सेकेंड्स के अंदर काम करता है। फायदा ये होता है कि लेट से हमारे पास इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और आउटपुट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम हमारे पास जो हमने इसके अंदर पीएलसी के अंदर डाला हुआ है वो स्कैन कर रहा है। मैं जैसे ही इनपुट का सिग्नल आएगा और कितनी जल्दी वो आउटपुट को परफॉर्म करे, तो ये काम जो ये रिस्पॉन्स टाइम मिली सेकेंड्स के अंदर उसके अंदर हो रहा होता है। अब पीएलसी के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पीएलसी के कंपोनेंट्स में सबसे जो उसका ब्रेन है या हार्ट है, दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि मैंने बताया था मोबाइल फोन्स में भी हमारे पास यूज हो रहा होता है। और इसके अलावा एक हमारे पास इनपुट ब्लॉक होता है जिधर हमारे इनपुट सेंसर्स कनेक्टेड होते हैं। एक हमारे पास आउटपुट ब्लॉक होता है जिधर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास यूजर मेमोरी भी होती है और डेटा मेमोरी भी होती है। यूजर मेमोरी हम लोग जिसके अंदर प्रोग्राम लोड करते हैं, अपना लॉजिक लोड करते हैं, और डेटा मेमोरी जिसके अंदर हमारे पास जो भी अंदर लॉजिक परफॉर्म हो रही है उससे जो डेटा जनरेट हो रहा है वो डेटा मेमोरी में स्टोर हो रहा है। इस सब चीजों को पावर अप करने के लिए एक अंदर पावर सप्लाई होती है जो कि हमारे पास पीएलसी के अंदर कनेक्टेड होती है। अब ये मेरे पास कंपोनेंट्स हो गए। लास्ट कंपोनेंट जो है वो सीरियल पोर्ट का होता है। सीरियल पोर्ट या फिर कुछ पीएलसी के अंदर आप इथरनेट पोर्ट होती हैं, तो सीरियल पोर्ट या इथरनेट पोर्ट के जरिए हम लोग अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हैं या कोई भी प्रोग्रामेबल डिवाइस कनेक्ट करते हैं या कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं और उसको पीएलसी को प्रोग्राम करते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं पीएलसी के। पीएलसी काम किस तरह से करता है, और इसको मैं कह सकता हूं कि पीएलसी का कंट्रोल लूप क्या होता है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, पीएलसी के कंट्रोल लूप में सबसे पहले वो इनपुट्स होते हैं हमारे पास जिसको पीएलसी स्कैन करता है। उसके अगेंस्ट पीएलसी प्रोग्राम को स्कैन करेगा जो लॉजिक हमने डाल रखी है, और उसके बाद उसको स्कैन करने के बाद जो जो कंडीशंस ट्रू होंगी या जो जो कंडीशंस मीट हो रही होंगी उसके अगेंस्ट वो आउटपुट परफॉर्म कर देगा।
और ये साइकिल ये कंटिन्यूसली मिली सेकेंड्स के अंदर चलती रहेगी, जो कि मैंने बताया था मिली सेकेंड्स, जिसको हम लोग रियल टाइम भी कहते हैं। तो ये हमारा कंट्रोल लूप है पीएलसी जिस तरह से काम कर रहा होता है और स्कैन कर रहा होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पीएलसी ऑपरेशन कि पीएलसी किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अब मेरे सामने यहाँ पर एक प्रोसेस है जो कि आप देख सकते हैं। प्रोसेस क्या है कि मेरे पास एक कन्वेयर इंस्टॉल्ड है जिसके ऊपर एक बॉक्स है, और वो इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट भी हो सकती है। तो इस बॉक्स को मैंने इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है। अब ये मेरा प्रोसेस है, इसके अंदर इनपुट क्या है, मेरे पास एक सेंसर इंस्टॉल्ड है बिल्कुल एंड में, जो कि ऑप्टिकल सेंसर है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है, और मेरे पास एक आउटपुट इंस्टॉल्ड है, एक्चुएटर इंस्टॉल्ड है, जो कि मोटर है, जो कि आप लोग ये कन्वेयर को रन करेगी, और ये देख सकते हैं। तो ये मेरे पास प्रोसेस है। अब प्रोसेस के बिहाइंड कोई ना कोई लॉजिक होती है। हम मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है क्लाइंट की तरफ से या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस बॉक्स को सेंसर तक पहुंचाना है, और जब वो सेंसर तक पहुंच जाए तो मेरे पास कन्वेयर स्टॉप हो जाए। तो ये लर्निंग पर्पस की एग्जांपल है। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स इंडस्ट्री के अंदर हमारी हो सकती हैं। तो ये इसके अंदर हम लोग ने देखा है कि प्रोसेस क्या होता है, इनपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट्स क्या होते हैं, और पीएलसी किस तरह से इसको प्रोग्राम करता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पीएलसी की एप्लीकेशंस। हम लोगों ने देखा डिफरेंट इंडस्ट्रीज की एग्जांपल्स देखी, फैक्ट्री आईओ सॉफ्टवेयर पे हम लोगों ने एग्जांपल देखी कि किस तरह से प्रोसेसेस होते हैं और प्रोग्राम करते हैं। पीएलसी की एप्लीकेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन होती है सिंगल टास्क। सिंगल टास्क का मतलब यह है कि एक कंट्रोलर, एक पीएलसी आपका इंस्टॉल्ड है, और वो एक स्टैंडअलोन मशीन को प्रोग्राम करने के लिए यूज कर रहा है, जैसे कि मैंने फैक्ट्री आईओ के एग्जांपल में भी एक प्रोसेस आपको दिखाया था। अगर ये प्रोसेसेस मल्टीपल हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी मल्टीटास्क की। मल्टीटास्क में क्या होगा कि हमारे पास पीएलसी होगा और वो डिफरेंट प्रोसेसेस के इनपुट आउटपुट्स को, या आईओस भी हम लोग कहते हैं, आउटपुट्स को कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये हो गई एप्लीकेशन मल्टीटास्क की। अब आ जाते हैं थर्ड एप्लीकेशन में, जो कि है कंट्रोल टास्क या फिर कंट्रोल मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक मास्टर पीएलसी होगा जो हो सकता है हमारे पास किसी कंट्रोल रूम में इंस्टॉल्ड, और मशीन्स डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन्स मशीन्स हैं, उस पर डिफरेंट पीएलसीज इंस्टॉल्ड है, जिनको हम लोग स्लेव पीएलसीज भी कहते हैं। तो अब क्या होगा कि डिफरेंट पीएलसीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो सब डेटा आपका मास्टर पीएलसी पे भेज रहे हैं, और मास्टर पीएलसी हमें किसी ना किसी स्क्रीन के ऊपर या किसी ना किसी एचएमआई या ह्यूमन मशीन इंटरफेस, उसके ऊपर हमें डेटा विजुअलाइज करवा रहा होगा। तो ये तीन एप्लीकेशन थी। सबसे पहले हमने देखा सिंगल टास्क, फिर मल्टीटास्क, और फिर कंट्रोल मैनेजमेंट। अब हम लोग देखेंगे पीएलसीज के मैकेनिकल डिजाइन्स। हर ब्रांड या मैन्युफैक्चरर, जिसमें सीमेंस है, रॉकवेल ऑटोमेशन है, हमारे पास मित्सुबिशी है, डेल्टा है, तो वो डिफरेंट पीएलसीज की शेप्स और साइजेस में आपको पीएलसी देता है। अब स्टैंडर्ड जो है वो दो डिजाइन हमारे पास होते हैं। एक होता है कॉम्पैक्ट हमारे पास पीएलसी, स्लिम पीएलसी, और दूसरा डिजाइन होता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलर पीएलसी या फिर रैक टाइप पीएलसी। अब मेरे पास जो पीएलसी है, जो आके आप लोग देख सकते हैं, ये कॉम्पैक्ट पीएलसी है, एक स्टैंडर्ड पीएलसी है, जिसके यहाँ पर ऊपर इनपुट्स हैं और यहाँ पर नीचे हमारे पास आउटपुट्स हैं। ठीक है। अब मॉड्यूलर होगा तो उसके अंदर हो सकता है इसके अंदर इनपुट ब्लॉक भी है, आउटपुट ब्लॉक भी है, उसके अंदर इनपुट के मॉड्यूल अलग हो, आउटपुट के मॉड्यूल्स अलग हो, पावर सप्लाई अलग हो, मेन सीपीयू अलग हो। वो जब हमारे पास, मैंने बताया था, कंट्रोल मैनेजमेंट जैसी हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें मोस्टली वो यूज हो रहे होते हैं। तो हमने देखा कि दो डिजाइन होते हैं पीएलसी के, एक होता है कॉम्पैक्ट डिजाइन और दूसरा होता है मॉड्यूलर डिजाइन। फर्दर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर और इन डेप्थ जाएंगे पीएलसी के हवाले से, और उसको हम लोग मजीद देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रिले किस तरह से काम करता है। हमने उसकी हिस्ट्री देखी है रिलेज की और पीएलसी की, तो उसमें हम लोग इन डेप्थ जाएंगे और देखेंगे किस तरह से काम करता है। आपके सामने स्क्रीन पर ये एक रिले नज़र आ रहा होगा। ये मेरे पास रिले है, और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि इस तरह से काम करती है कि कम लोड से, कम करंट के लोड से ज़्यादा आउटपुट के लोड को ऑपरेट कर सकती है। कि इसके कॉइल पे जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और इसके अंदर जो स्विच होता है मेटल का, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम बनती है। अगर मैं आपको इस पर दिखा सकूं, तो ये रिले का कॉइल होता है जिसको हम लोग A1 या A2 कहते हैं, और ये रिले का
आगे पोल होता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, और ये होता है कॉमन। अब इसके अंदर होता ये है कि ये जो कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। जब इसके ऊपर यहाँ से पावर जाती है, या मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, जब इस पर यहाँ से पावर जाती है, करंट जाता है, तो ये जो कांटेक्ट होता है यहाँ पर, ये इस तरह से स्विच कर जाता है यहाँ पर। तो ये अभी जो NC था ये आ जाता है NO पे, या ये पहले ओपन था जो NO है हमारा, इसको हम लोग ओपन कहते हैं। और ओपन का मतलब है कि यहाँ से ये जो सर्किट है ये यहाँ से ओपन है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं ड्रॉ पे अगर चाहूँ, ये भी यहाँ से ओपन है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ओपन है। तो अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से, ओके, ये सॉरी यहाँ पर है, तो ये अब क्लोज हो गया एंड। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस जगह पर आप लोग देख सकते हैं जो मैंने ब्लू मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से क्लोज से जो पहले ओपन था ये यहाँ पर क्लोज हो गया। अब ये हमारे पास कॉइल है, तो दो मेन पार्ट्स हैं, ये कॉइल है और इसके ये कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अगर मैं इसका सर्किट बनाऊँ रिले लॉजिक का, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि मेरे पास यहाँ पर रिले की जो डायग्राम बनती है, सबसे पहले एक बटन आ जाएगा, सही है। बटन के बाद ये हमारे पास रिले का कॉइल आ जाएगा। ये जो A1 और A2 मैंने ऊपर दिया हुआ है, इसको मैं CR कहता हूँ, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सर्किट बनेगा। अब अगर मैं रिले को आपको दिखा सकूँ, तो ये मेरे पास एक रिले है जो हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज डिफरेंट आउटपुट्स को ऑपरेट करवाने के लिए, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये रिले खाली इस्तेमाल नहीं होता, हम लोग इसके साथ, जैसे मेरे पास एक लाइट है जिसको हम लोग पायलट लाइट भी कहते हैं, इंडिकेशन है, विजुअल इंडिकेशन की ग्रीन ऑन होती है, ऑपरेटर को पता चल जाता है कि कोई भी आउटपुट ऑपरेट हो गया, तो ये इंडिकेशन है। इसी तरह इंडिकेशन के साथ साथ मेरे पास पुश बटन्स भी हैं। रेड पुश बटन मतलब किसी भी सर्किट को कट ऑफ करवाने के लिए, मेरे पास मोटर है उसको ऑफ करवाने के लिए, ग्रीन पुश बटन उसको ऑन करवाने के लिए। तो अगर आप ये देख सकें, पीछे इनके कॉन्टैक्ट ब्लॉक्स हैं, तो इसके पीछे NO ब्लॉक है, इसी तरह इसके पीछे NC ब्लॉक है, इसी तरह रिले के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये इस तरह से हम लोग इसको पीछे वायर करते हैं। तो अभी तो मैंने एक सर्किट बनाया है यहाँ पर, तो ये मेरे पास सर्किट बनाया है। अब ये जो लेफ़्ट पे होती है रिले लॉजिक के अंदर, ये पावर की रेल होती है। राइट पे जो है यहाँ पर ये हमारे पास 0 वोल्ट है लेट से, और ये 24 वोल्ट है। रिलेज हमारे पास काम करते हैं, ये वापसी में सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिले हमारे पास काम करते हैं 220 वोल्ट पे 24 वोल्ट पे, 110 वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे। तो ये जो मेरे पास यहाँ पर सर्किट बनाया मैंने, तो ये कॉइल जो है ये बता रहा होता है कि 24 वोल्ट का रिले है, 12 वोल्ट का रिले है, 220 वोल्ट का रिले है। और इस तरह ये कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं इसके, ये पोटेंशियल फ्री होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पर अगर कॉमन पे मैं लेट से 24 वोल्ट दूंगा, तो ये सर्किट 24 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा। बेशक मेरा कॉइल अगर 220 वोल्ट का भी है, तो ये कॉमन पे मैं 24 वोल्ट, 12 वोल्ट कोई भी वोल्टेज दे सकता हूँ। तो मैंने एक सर्किट बनाया कि मेरे पास यहाँ पर एक सर्किट है जो मैंने यहाँ पर नीचे बनाया है। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी कि ये मेरे पास कॉइल था,
इसको मैं फिर से ले लेता हूँ। ये मेरे पास कॉइल था कॉमन, ये नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन, A1 और A2। तो अब इस नॉर्मली ओपन पे मैंने यहाँ पर एक लेट से लैंप लगा दिया। यहाँ पर मैंने 24 वोल्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर भी मैंने 24 वोल्ट दिए हुए हैं। अब क्या होगा, जैसे ये कॉइल ऑपरेट होगा, कॉइल के लिए मैंने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं बना लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पर एक पुश बटन लगा दिया। और इधर मैंने पावर दे दी। तो अब क्या होगा, जैसे ये बटन मैं प्रेस करूँगा, ये भी ओपन या क्लोज हो जाएगा। ये बटन प्रेस करने पे मेरे पास यहाँ पर ये जो कॉइल है, इस पे ये वोल्टेज आ जाएंगे। वोल्टेज जैसे आएंगे, जो कॉमन है मेरा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, NC से NO, और ये मेरे पास लैंप ऑपरेट हो जाएगा। तो एक ये सिंपल सर्किट है। अगर मैं ये बनाकर भी दिखा सकूँ तो इसको बना भी लेते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास ये PLC और रिले का ट्रेनर बोर्ड है। तो अभी मेरे पास सिंपली एक ही रिले लगा हुआ है इस ट्रेनर बोर्ड पे, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। ये मेरे पास एक रिले है, तो ये रिले मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब रिलेस पे हमारे पास यहाँ पे A1 A2 जो कॉइल नज़र आ रहा है, और एक कॉमन NO और NC। तो मैं इससे यही सर्किट बनाऊँगा कि मेरे पास जो ये सर्किट यहाँ पर था, जो मैंने यहाँ पर, इसको मैं ले लेता हूँ। तो ये जो सर्किट मैंने बताया था कि एक इनपुट से मैं ये कॉइल ऑपरेट कर रहा हूँ, तो इसी को मैं यहाँ पर बना के देख लेता हूँ। तो मेरे पास ये जो कॉइल है ये 24 वोल्ट 220 वोल्ट ये डिपेंड कर रहा होता है रिले के ऊपर। तो मेरे पास जो रिले अभी यूज़ हो रहा है वो 24 वोल्ट DC का है। 24 वोल्ट DC में अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। मेरे पास राइट साइड पे इस पर पावर आ रही है, तो मैं इसको यहाँ से दे दूँगा। ये 1 रेड वायर हम लोग पॉजिटिव के लिए होती है 24 वोल्ट या 220 वोल्ट, और ब्लैक न्यूट्रल के लिए नेगेटिव या 0 वोल्ट के लिए। तो ये मैंने तो अब इस रिले को ऑपरेट करके चेक कर लेते हैं। मेरे पास सबसे पहले स्विच है, अगर मैं ट्रेनर बोर्ड में आपको दिखा सकूं इसको ऊपर करके, मेरे पास ऊपर स्विचेस लगे हुए हैं, पुश बटन्स लगे हुए हैं स्मॉल साइज़ के, और टॉगल स्विचेस भी हैं। मेरे पास यहाँ पर PLC है जो कि हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, और नीचे रिलेस हैं, और उसके नीचे मेरे पास यहाँ पर लैंप्स लगे हुए हैं। तो मेरे पास जैसे ये डायग्राम थी, यहाँ पर मेरे पास स्विच है 24 वोल्ट मैंने स्विच की एक एंड पे देना है, दूसरे एंड को मैंने अपने रिले से कनेक्ट करना है ताकि मेरा रिले ऑपरेट हो सके। तो मैं ये देख लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर जो स्विच है, मैंने एक पुश बटन लिया है, उसको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रिले की कॉइल में। और अगर मैं दिखा सकूँ तो मेरे पास ऊपर 24 वोल्ट यहाँ पे सब बटन्स पे आ रहे हैं। यहाँ से मैंने एक स्विच लिया और उसको यहाँ पर रिले के कॉइल में दे दिया A1 पे। अब A1 पे मैंने पॉजिटिव दिया है, A2 पे मुझे नेगेटिव देना है। वो मैं एक ब्लैक वायर से 0 वोल्ट दे देता हूँ। मैंने A2 पे दे दिया है।
अब अगर मैं दिखा सकूं, यहाँ पर इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। तो अगर मैं ऊपर से पुश बटन प्रेस करूँ अपना, जो मेरा ऊपर पुश बटन है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये रिले की ऑपरेट होने की आवाज़ आ रही है, उसकी बारीक सी लाइट यहाँ पे चल भी रही है। तो मैंने रिले का सर्किट, रिले का कॉइल ऑपरेट कर दिया। रिले के आउटपुट मैंने यूज़ करने हैं, यहाँ पर कॉमन है NO और NC। तो मेरे पास लेट से मैंने 24 वोल्ट से रिले को ऑपरेट करवाया है और 220 वोल्ट मैं इसके कॉमन पे रख सकता हूँ। तो मैं वो यहाँ से ले लेता हूँ। ये मेरे पास 220 वोल्ट की लाइन आ रही है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर दे दिया। नीचे मेरे पास लैंप भी 220 वोल्ट का है। अब मैंने नॉर्मली ओपन पे एक लैंप ये रख दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये लैंप भी कनेक्ट हो गया है। मैं सिंपली इसको ग्राउंड भी कर देता हूँ नीचे से, ताकि मेरा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखें, अगर मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ ऊपर से, तो मेरे पास ये लैंप ऑपरेट हो रहा है। तो ये सर्किट एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। सही काम कर रहा है। तो अब मेरे पास रिले की डायग्राम जो बनती है, उसके अंदर ये कॉइल होता है A1 और A2, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, A1 और A2। A1 के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है कि हमारे पास पुश बटन कनेक्ट किया हुआ है। बटन जैसे हमारे पास स्विच बोर्ड्स में भी लगे होते हैं, इंडस्ट्री में हम लोग पुश बटन इस तरह से यूज़ करते हैं। मेरे पास एक यहाँ पर पुश बटन लगा हुआ है, उस पर पावर आ रही है 24 वोल्ट, और यहाँ से क्योंकि पोटेंशियल कंप्यूट करना है 0 वोल्ट, तो जैसे हम लोग लेते हैं एक, ये कुछ इस तरह से सर्किट बनता है। तो समझे, ये सर्किट मेरे पास बना हुआ है कुछ इस तरह से। हाँ, राइटिंग बहुत ख़राब है मेरी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की सप्लाई है, ये पुश बटन में जा रही है PB, और ये मेरे पास रिले आ रहा है जिसको K1 में कह सकता हूँ। अब रिले के आगे आगे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक होता है कॉमन, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। तो आइडियल कंडीशन में नॉर्मली क्लोज पे करंट पास हो रहा होता है, लेकिन नॉर्मली ओपन का जो कॉन्टैक्ट है उससे नहीं हो रहा होता, ये ओपन होता है और ये क्लोज होता है। तो NC को अभी हम लोग कहेंगे क्लोज्ड, करंट पास हो रहा है, और NO को कहेंगे ओपन। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास NO और NC दोनों कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, और ये कॉइल है मेरे पास। तो ये कुछ इस तरह से अभी पुश बटन लगा हुआ है। अब NO पे मैंने क्या किया हुआ है, मेरी एप्लीकेशन ये कि जैसे मैं बटन प्रेस करूँ यहाँ पे कॉइल ऑपरेट होगा, और NO पे मैंने एक लैंप लगाया हुआ है 220 वोल्ट का, जो कि यहाँ पर मैंने 220 वोल्ट दिए हुए हैं, और वो यहाँ से लैंप ऑपरेट हो जाएगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ट्रेनर पोर्ट है, जो कि मैं दिखा सकूँ, पर मेरे पास एक पुश बटन है जिसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, और नीचे रिले जो है वो ऑपरेट हो रहा है, और नीचे लैंप को ऑपरेट भी कर रहा है। हालांकि मेरे पास रिले जो है वो 24 वोल्ट का है, पर रिले के अंदर सिर्फ स्विचिंग हायर लोड्स के अलावा ये भी कैपेबिलिटी होती है कि यहाँ पर मेरे पास जो कॉइल है इसको मैं अगर यहाँ से ले लूँ हाईलाइटर, तो जो इसका कॉइल है ये अगर 24 वोल्ट का है, तो इसकी कॉमन, क्योंकि ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट होते हैं, इस पर मैं 220 वोल्ट भी दे सकता हूँ, 12 वोल्ट और डिफरेंट लोड्स भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास लैंप्स क्योंकि 220 वोल्ट का था, तो मैंने 24 वोल्ट से रिले को 220 वोल्ट पे ऑपरेट करवाया। अब इसके अंदर जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर अगर मैं दिखा सकूँ प्रेजेंटेशन में,
अच्छा, उससे पहले ये सिंगल थ्रू रिले होता है कि एक कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ओपन, सिंगल पोल डबल थ्रू नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन के साथ पूरा एक पोल है। डबल पोल सिंगल थ्रू का मतलब कि दो पोल्स हैं अलग अलग और सिंगल थ्रू में एक आउटपुट है, और डबल पोल डबल थ्रू का मतलब दो पोल्स हैं और उन दोनों के दो आउटपुट्स हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। तो नॉर्मली ओपन यहाँ पर अगर मैं लिख कर दिखा सकूँ, नॉर्मली मैं वापस लिख देता हूँ, ये तो बहुत ख़राब लिखा है मैंने। नॉर्मली ओपन, जिसको हम लोग एनो कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि अगर मैं इस तरह से एक कॉन्टैक्ट ले रहा हूँ सिंबल, या फिर मैं इस तरह से ले रहा हूँ सिंबल, तो आइडल कंडीशन में मेरे पास करंट पास नहीं हो रहा होता। नॉर्मली क्लोज के अंदर, नॉर्मली क्लोज्ड, वो कुछ इस तरह से सिंपल होता है उसका, या फिर सॉरी मैं इसको नीचे कर लेता हूँ बल्कि, ताकि और जगह मिल जाए। या फिर इस तरह से नीचे एक गैप होता है, तो इसके अंदर यहाँ पर आइडल कंडीशन में करंट पास हो रहा होता है। पर रिले का जैसे मैंने बताया था वो कुछ इस तरह से बनता है, तो जब जैसे इस पर करंट आता है, इस पर करंट आता है तो ये NC से NO पे चले जाता है। तो जो NC होता है वो फिर ओपन हो जाता है और NO जो है वो फिर क्लोज हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से ये चीज़ें काम कर रही होती हैं। हमारे पास जैसे मेरे पास ये ब्लॉक है, ये पुश बटन है, इंडस्ट्री के अंदर हम लोग पुश बटन यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि NO का, यहाँ पर NO का ब्लॉक है भी जो लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जूम सही शो नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, तो मैं पीछे लेके जाऊँ तो यहाँ पर NO ये यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये पुश बटन है। और इस तरह हमारे पास ये पायलट लैंप्स होते हैं, लाइट्स होती हैं 24 वोल्ट टू 20 वोल्ट, और ये भी इस तरह से काम कर रही होती हैं। तो इसके पीछे भी ये यहाँ से वायर कनेक्ट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास रिलेज के हवाले से। इनपुट्स आउटपुट्स हैं, ये पुश बटन है, उसके सिंबल हैं IEC और JIC सिंबल्स होते हैं। नॉर्मली ओपन है ये पुश बटन, अगर स्टॉप पुश बटन जनरली नॉर्मली क्लोज होते हैं तो ये नॉर्मली क्लोज लिखा हुआ है। एमरजेंसी होता है, ये मोटर को स्टार्ट कराने के लिए, कोई भी आउटपुट स्टार्ट कराने के लिए, आउटपुट को स्टॉप कराने के लिए। एमरजेंसी बटन आपका किसी सूरत में कोई एमरजेंसी आ जाती है, सेफ्टी इंसिडेंट हो जाता है तो फ़ौरन मशरूम बटन होता है, आप इस पर प्रेस करते हैं और मशीन बंद हो जाती है। सिलेक्टर स्विच ऑटो मैनुअल मोड है, डिफरेंट मोड्स हैं उस पर ऑपरेट करने के लिए। सेंसर्स, लिमिट स्विचेस, प्रॉक्सिमिटी, डिफरेंट सेंसर्स हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं साउंड वेव पे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं हमारे पास, IR सेंसर होते हैं ऑप्टिकल लाइट्स में, इस तरह से होता है। लैंप्स हैं हमारे पास आउटपुट्स के अंदर, कॉमन आउटपुट के अंदर मोटर्स हैं, वेल्व्स हैं, मोटर रोटेटरी मोशन परफॉर्म करती हैं और वेल्व्स लीनियर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो अब लैचिंग की बात करते हैं। अब रिले लॉजिक तो हमने बता ली, लैचिंग क्या चीज़ है। अगर मैं इसी नोट पे वापसी आ जाऊँ, सॉरी इसको जूम आउट कर लेता हूँ, हाँ ये सही काम नहीं कर रहा है, इसको मैं मैन्युअली नीचे कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। तो लैचिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका इंटरव्यू भी होता है या आप कोई एप्लीकेशन कर भी रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें लैचिंग से स्टार्ट करवाया जाता है, रिले लैचिंग। तो अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं ये रिले लॉजिक पे कर रहे हैं, क्योंकि PLC की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है लैडर लॉजिक जिस पर हम काम करेंगे वो भी इसी तरह की लैंग्वेज है। तो अब इसके अंदर करना है ये, सबसे पहले मेरे पास ये यहाँ पे दो मैं बना लेता हूँ। ये 24 वोल्ट होता है और ये 0 वोल्ट होता है। तो पावर का फ्लो यहाँ से 24 वोल्ट से यहाँ से इधर होता है। तो यहाँ पर मैं लूँगा एक पुश बटन, ठीक है। ये मैंने ले लिया CR रिले का कॉइल, इसके अंदर लेफ़्ट पे इनपुट्स होते हैं, राइट पे आउटपुट्स होते हैं।
और यहाँ पर जो मैं अब ले रहा हूँ इसको यहाँ से ब्रांच बनाने कनेक्ट कर रहा हूँ, CR1 कह देता हूँ। तो जो रिले का कॉन्टैक्ट था मेरे पास, कॉमन A1 A2, ये CR है मेरे पास और ये CR1 है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक पुश बटन लगा हुआ है, सही है, और ये पावर आ रही है 24 वोल्ट, जो कि ये रिले लॉजिक का सर्किट है जिसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये CR1 है, अगर यहाँ पर ये NC था, ये मेरे पास NO था, तो जैसे ही ये मेरे पास बटन पे प्रेस करूँगा, ये पुश बटन है, ये मैं प्रेस करूँगा, मेरा रिले जो है वो ऑपरेट होगा, एनर्जाइज हो जाएगा। ये पुश बटन है, ये रिले एनर्जाइज होगा, और पुश बटन क्योंकि मोमेंट्री है ये हट जाएगा, तो फिर मेरे पास इसी के कॉन्टैक्ट से इसका रिले ऑपरेट होता रहेगा। तो वो ये कॉन्टैक्ट मैं अगर यहाँ पर दे दूँगा तो ये इस तरह से अब ऑपरेट होता रहेगा। तो ये इस तरह से लैच हो जाएगा, जब ये ऑपरेट होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे मैं 24 वोल्ट दे रहा हूँ, पर अब जब ये ऑपरेट हो जाएगा तो ये ऑपरेट ही रहेगा। अब इसको सर्किट को कैंसिल डिप ब्रेक कैसे कराना है, तो वो यहाँ पर उसके लिए मैं एक नॉर्मली क्लोज पुश बटन यूज़ करूँगा, सही है। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा ये मेरे पास स्टॉप हो जाएगा, ये मेरे पास स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं स्टॉप को प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास कॉइल जो है डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो बटन कुछ यहाँ पर इस साइड पे लगा दूँगा। तो मेरे पास ये कोर्स के अंदर आप लैचिंग की जो सर्किट है वो फुली एक्सप्लेन्ड है कि ये इसकी वायरिंग रिले लॉजिक पे किस तरह से करें। तो ये कॉन्सेप्ट था रिले का। रिले इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में हायर लोड्स ऑपरेट कराने के लिए। मोटर्स भी ऑपरेट हो रही होती हैं और लोग कॉन्ट्रैक्टर से होती हैं, पर रिलेस उसमें यूज़ हो रहे होते हैं और डिफरेंट लोड्स के लिए हम लोग रिलेस यूज़ कर रहे होते हैं। पुश बटन्स होते हैं स्टार्ट स्टॉप के, ग्रीन और रेड कलर्स में होते हैं, येलो कलर्स में भी होते हैं। पायलट लैंप्स होते हैं इंडिकेशंस के लिए। तो ये बेसिक एक सर्किट हमने देखा है। उसके अलावा हमने देखा था कि ये रिलेस थे और उसके कुछ लिमिटेशंस हमने देखी थी। हार्ड वायरिंग करनी पड़ी है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, वेट यानी गुंजाइश है, तो उसमें हम लोग फिर PLCs यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे PLCs के बारे में। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें रखी हुई हैं। एक मेरे पास लैपटॉप है जिसके ज़रिए मैं PLC प्रोग्राम करूँगा। दूसरा आप यहाँ पर PLC मेरे देख सकते हैं जो डेल्टा का PLC रखा हुआ है, और इसको प्रोग्राम करने के लिए मेरे पास यहाँ पर केबल रखी हुई है जो कि सीरियल प्रोग्रामिंग केबल है जिसको मैं लैपटॉप से कनेक्ट करके यूज़ करूँगा। तो आप हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से प्रोग्राम करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग PLC का ओवरव्यू कर लेते हैं। ये मेरे पास डेल्टा का PLC है जो कि आप लोग देख सकते हैं, और इसको अगर मैं करीब से दिखा सकूं तो ये मेरे पास लाइन और न्यूट्रल है। सबसे पहले लाइन और न्यूट्रल का काम ये है कि यहाँ पर हम लोग पावर प्रोवाइड करेंगे 220 वोल्ट AC की। कुछ PLC इसमें 24 वोल्ट DC होता है तो उसके लिए अलग से पावर सप्लाई हम लोग कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर अर्थ का सिंबल है, अर्थ हम लोग करते हैं ताकि हमारे पास कोई शॉर्ट सर्किट हो और कोई सर्ज आए तो वो ग्राउंड हो जाए और ह्यूमन लाइफ सेफ रहे। NC का मतलब है ये पॉइंट मैन्युफैक्चरर ने खाली छोड़ा हुआ है। 24 वोल्ट और 24 वोल्ट ग्राउंड, ये DC आउट लिखा हुआ है। इसका मकसद ये है कि यहाँ से ये 24 वोल्ट जनरेट हो रहा होगा जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने इनपुट्स या आउटपुट्स कनेक्ट करने के लिए। तो इसका अगर मैं फोकस और बेहतर कर सकूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर SS की पिन है जो आगे जाके मैं बताऊँगा इनपुट वायरिंग के लिए किस तरह से यूज़ होती है। और ये X0 X1 X2 X3, अगर मैं X0 पे बटन कनेक्ट कर रहा हूँ, X1 पे एक और बटन कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये एब्सोल्यूट एड्रेसेस हैं कि मैं PLC को जो प्रोग्राम में रीड करवाऊँगा, PLC को मैं ये बताऊँगा X0 मैं लूँगा प्रोग्राम में। तो उसका मकसद ये होगा कि PLC उस सेंसर को या उस डिवाइस को या बटन को रीड करेगा जो X0 पे कनेक्टेड होगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 8 इनपुट्स हैं
और उन सब की इंडिकेशंस भी यहाँ पर आ रही हैं। उससे पहले जब लाइन और न्यूट्रल को हम लोग वायरिंग कनेक्ट कर देंगे तो ये पावर की लाइट ऑन हो जाएगी और फिर हम लोग ज़ाहिर है इसकी इनपुट की वायरिंग करेंगे। इसी तरह आउटपुट पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास C0 कॉमन पॉइंट होता है जैसे रिलेज के अंदर होता है, वो आगे जाके देखेंगे। Y0 Y1 Y2 Y3। अब आउटपुट के जो एड्रेसेस हैं वो इस तरह से। अगर आप कोई और PLC लेंगे, लेट से सीमेंस का ले रहे हैं, तो उसके अंदर इनपुट्स I से होते हैं और आउटपुट्स जो हैं वो Q से होता है। ये मेरे पास COM1 की पोर्ट है, इस पर मैं PLC कंप्यूटर अपना लैपटॉप या PC अपना कनेक्ट करूँगा ताकि इसको प्रोग्राम कर सकूँ। यहाँ पर जब प्रोग्राम हो जाएगा रन की लाइट भी हमारे पास ऑन हो जाएगी और ये जब यहाँ पे कनेक्टेड होगा PC तो यहाँ पे मेरे पास COM1 की इंडिकेशन ऑन होगी। बाकी भी इधर COM2 और COM3 दी हुई हैं। ये पोर्ट्स होती हैं इसलिए होती हैं कि अगर आप कोई और PLC कनेक्ट कर रहे हैं या कोई और इस तरह का कंट्रोलर कनेक्ट कर रहे हैं तो आप इस पोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा साइड पे आप देखें ये कनेक्टर दिया हुआ है, ये बस कनेक्टर होता है। इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पर आप इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हम देखेंगे। यहाँ पर इसका मॉडल लिखा हुआ भी है, मॉडल DVP16ES, जो कि हम लोग उसमें सेलेक्ट करेंगे। पीछे यहाँ पर डिन रेल हमारे पास जो पैनल्स के अंदर लगी होती है उस पर ये हमारा PLC यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। इसको मैं प्रेस करूँगा और फिर रिलीज़ करूँगा तो ये इस तरह से मेरे पास PLC पैनल में कनेक्ट हो जाएगा। अब अगली एक्सरसाइज में हम लोग इसकी पावर की वायरिंग करके चेक करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग इसकी वायरिंग करके चेक करेंगे। मेरे पास एक इसका ये टर्मिनल ब्लॉक है, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ और ये प्रेस कर देता हूँ। तो अभी मैं सिर्फ वायरिंग की पावर की वायरिंग कर रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। और अब मेरे पास एक केबल है, उसको मैं यहाँ पर सिंपली वायर कर देता हूँ। पावर की वायरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि सही से की जाए, क्योंकि अगर पावर शॉर्ट हो जाती है या पावर लूज़ होती है तो PLC फ़ौरन जो है आपका वो डैमेज हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से ग्राउंड वाली वायर पे दे दूँगा तो PLC डैमेज हो जाएगा। तो पावर के हवाले से PLC बहुत सेंसिटिव होता है और कोशिश करेंगे, जैसे मैंने अभी चेक किया है, इसको कोई लूज़ ना हो, वायरिंग प्रॉपर हो। और इसको अब हम लोग ऑन करके और पावर देके चेक करता है। तो आप देख सकते हैं PLC की पावर की लाइट ऑन हो गई है। मैं इसको और करीब से दिखा देता हूँ। पावर की लाइट ऑन हो गई है और रन की लाइट भी ऑन है। अगर मैं इस बटन को बंद कर दूँ तो ये स्टॉप पर आ जाएगा। इसको हम लोग स्टॉप पे रख के अक्सर प्रोग्राम कर रहे होते हैं, लाइव प्रोग्रामिंग नहीं करते, ताकि PLC में इश्यूज़ ना आए प्रोग्रामिंग करते वक्त। ये इंडिकेशंस का मकसद ये होता है कि आपको ट्रबल शूटिंग करने में आसानी हो। अगर PLC में कोई पावर की प्रॉब्लम होती है, वायर लूज़ हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन आ जाता है, तो ये पावर की लाइट ऑफ हो जाएगी। इसी तरह प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, PLC में कोई एरर आ जाए तो एरर की लाइट ऑन हो जाएगी। हो सकता है रन की लाइट आपकी हट जाए। अब हम लोग देखेंगे PLC को प्रोग्राम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये केबल है जो कि डेल्टा की PLC प्रोग्रामिंग केबल है। अब हर PLC के लिए केबल हो सकता है डिफरेंट शेप में हो। जैसे ये 10 आप कनेक्टर देख सकते हैं, इसको 10-9 कनेक्टर कहता है। हो सकता है डिफरेंट शेप हो, हो सकता है डिफरेंट शेप हो, पर उसका जो प्रोटोकॉल है वो सेम रहेगा। अब ये सीरियल कम्युनिकेशन पे काम कर रही है। सीरियल कम्युनिकेशन ये कि बिट बाय बिट डेटा हमारा ट्रांसफ़र होगा। आगे मैं वीडियोस में इसको डिटेल में डिस्कस भी करूँगा। मीनवाइल कुछ मैन्युफैक्चरर्स आजकल ईथरनेट कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे पास नॉर्मल इंटरनेट की केबल होती हैं RJ45 की। तो वो मेरे सीमेंस PLC में जो कोर्स है उसमें आप देख भी सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये
सिंपल डेल्टा की केबल है। तो इसको मैं लगा के चेक करता हूँ। ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि इसका शेप कुछ इस तरह से बन रहा है। यहाँ पर ये इन्होंने दिया हुआ है, एक सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन दी हुई है, और यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ कि ये इस तरह से कनेक्ट होगा। तो मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर मेरे पास कनेक्ट हो गया। अब नॉर्मली होता है ये, इसका दूसरा हैंड जो है वो DB9 कनेक्टर होता है। ये कनेक्टर हमारे पास कंप्यूटर्स में तो अवेलेबल होता है, मेरे पास लैपटॉप में नहीं है, नॉर्मल लैपटॉप है। तो मैंने सीरियल जो कनेक्टर है यहाँ पर DB9, उसे सीरियल टू USB कनेक्टर लगाया हुआ है। तो मेरे पास USB अब ये बन गया है। तो सिंपली इसको मैं USB पोर्ट में प्लग इन कर सकता हूँ। इसकी हालत ज़रा ख़राब है अभी, लेकिन अभी मैं इसको प्लग इन कर देता हूँ। और इसी तरह इसकी जो पावर का कनेक्टर है वो भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी इसकी प्रोग्रामिंग केबल कनेक्ट कर दिया लैपटॉप के साथ, और मेरे पास पावर भी ऑन है। यहाँ पे पावर की इंडिकेशन भी आ रही है। तो अब मैं इसके लिए अपना सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा, WPL सॉफ्ट, ताकि मैं इस PLC को प्रोग्राम कर सकूँ। ये मेरे पास WPL सॉफ्ट डेल्टा PLC का जो सॉफ्टवेयर उसका एडिटर है। लेफ़्ट साइड पे भी कुछ कम्युनिकेशन सेटिंग्स आ रही हैं, और ऊपर मेन्यू है। तो मैं सीधा जाता हूँ न्यू के अंदर, ताकि मैं न्यू प्रोग्राम बना सकूँ। इसको नाम दे देता हूँ डेमो का PLC। और यहाँ पर PLC है, डिफरेंट ऑप्शन है VFD वगैरह में प्रोग्राम करने के। अभी मैं PLC प्रोग्राम कर रहा हूँ। मॉडल यहाँ पे मैं कौन सा रखूँगा वो यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास ES2 मॉडल आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ES2 रख लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी इस सॉफ्टवेयर के अंदर 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं, इंस्ट्रक्शन लिस्ट मोड, लैडर डायग्राम मोड। लैडर डायग्राम हम लोग करेंगे, वैसे PLC की 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने डिस्कस की थी, पर आप समझें कि मोस्टली यूज़ और मोस्टली इजी टू यूज़ ये हमारे पास लैडर है। अब इसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। ऊपर ये बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं। बिट लॉजिक का मकसद ये होता है जो हाई या लो की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और APIs और एडवांस इंस्ट्रक्शंस हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। अभी मैं सिंपल इंस्ट्रक्शन लूँगा, मैं लूँगा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। अब इसका ये डिवाइस नेम पूछ रहा है, जो कि ये डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स शो हो रहा है। अब होता ये जो इनपुट्स होते हैं डेल्टा PLC में, वो X की फॉर्म में होते हैं। X उसका एब्सोल्यूट एड्रेस होता है, और डिवाइस नंबर ये डिफरेंट हो सकता है। तो ये कुछ कह रहा है कि यहाँ पर X0 से X377 मेरे पास इनपुट्स की रेंज है। मकसद ये है, अभी जो मेरे पास PLC लगा हुआ है, इसके आप अगर इनपुट्स देखें तो X0 से X7 है, आउटपुट्स Y0 से Y7 है। मतलब 8 इनपुट्स 8 आउटपुट्स। अगर मुझे और इनपुट्स चाहिए तो मैं 377 तक यूज़ कर सकता हूँ, पर मुझे एक्सटर्नल मॉड्यूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास लिमिटेशंस 8 इनपुट और 8 आउटपुट की है। तो मैं X0 पहले ले रहा हूँ, यहाँ पर ले लिया, और उसके बाद नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आउटपुट को आई। अब मैं इसको यहाँ से प्रोग्राम कर लेता हूँ। पहले मैंने कंपाइल किया है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मैं सिमुलेटर पे कर रहा हूँ तो मुझे ये बटन यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट ऑनलाइन ले रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी मैं डायरेक्ट ऑनलाइन जाता हूँ, इसको ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ, यस। PLC रन मोड पे है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पास ये अभी मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो अभी मेरे पास कोई मशीन पे ये लगा हुआ नहीं है, तो इट्स ओके, आई कैन प्रोग्राम इट इन ऑनलाइन मोड एज वेल। यस कर दिया मैंने इसको। रिकवर द एग्जीक्यूटिंग स्टेटस बिफोर द प्रोग्राम वाज डाउनलोडेड, इसको मैं यस कर देता हूँ, और ये रन हो रहा है। अब मैं दोनों स्क्रीन्स को साइड बाय साइड रख लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो अब मेरे पास ये X0 है। अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास अभी इनपुट या आउटपुट नीचे कनेक्टेड नहीं है,
तो वो अगली एक्सरसाइज में हम लोग कनेक्ट करके चेक करेंगे जब एक प्रॉपर ट्रेनर पुट भी काम करेंगे। अभी मैं इसको फोर्स करवा देता हूँ यहाँ से, तो ये देखें यहाँ आउटपुट की इंडिकेशन ऑन हो गई, इनपुट की नहीं ऑन हुई क्योंकि इनपुट पे भी कुछ कनेक्टेड नहीं है। मैं फोर्स करवा रहा हूँ, जो कि अक्सर हम लोग ट्रबल शूटिंग में भी चेक करते हैं। और ये आउटपुट, तो ये रिले की एक्चुएट होने की आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसमें। अब इसके अलावा हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ और कर सकते हैं। ये अभी X0 और Y0 ये मेरे पास आप समझें कि एब्सोल्यूट एड्रेसेस हैं जो PLC के अंदर है। अब इसको मुझे ह्यूमन लैंग्वेज में लाना है, मुझे नहीं पता कि X0 पे क्या लगा हुआ है, Y0 पे क्या लगा हुआ है। तो मैं जाऊँगा सिंबल टेबल में, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, डिवाइस ने मेरे पास X0 था, आइडेंटिफायर में दे देता हूँ start_push बटन और कमेंट दे देता हूँ पुश बटन 1 या पुश बटन मशीन को हम लोग MC कहते हैं, MC-1। और इसी तरह मैं Y0 का भी देख लेता हूँ, आइडेंटिफायर्स को दे देता हूँ कि आउटपुट इंडिकेशन आउटपुट लैम्प मशीन 1। तो अगर मैं लैडर डायग्राम मोड में वापसी जाऊँ यहाँ से, तो अब देखेंगे इस फॉर्म में आ गया। इसको मैं अगर ऑनलाइन ले लूँ तो अब यहाँ पे मुझे कमेंट्स भी शो हो रहे हैं, पर मुझे अभी सिंबल्स नहीं शो हो रहे हैं। मैं सिंबल डिस्प्ले यहाँ से कर देता हूँ, आप ये देखें। तो अब ये सिंबल शो कर रहा है यहाँ पर ये एड्रेसेस शो ही नहीं कर रहा है। इसका मकसद ये कि हमने इसको अब सिंबॉलिक एड्रेसेस दे दिए हैं, सिंबॉलिक टैग्स दे दिए हैं। तो इसको हम लोग अक्सर टैग्स भी कहते हैं। तो हमने देखा कि एब्सोल्यूट एड्रेसेस जो कि X0 Y0 थे, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया सिंबॉलिक एड्रेसेस में, टैग्स में। और इसके अलावा हम लोगों ने प्रोग्राम करके चेक किया, प्रोग्राम डाउनलोड करके चेक किया। इसको हम लोग सिमुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सिमुलेट किस तरह से करके चेक करेंगे। यहाँ पर मैं जाऊँगा सिमुलेटर। अगर आपके पास ये हार्डवेयर नहीं है तो आप सिंपली सिमुलेटर पे जाके रन करें इसको। और यहाँ से ऑन करते हैं, तो ये देखें इनपुट ऑपरेट हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है। यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये सिमुलेशन मोड में भी काम कर रहा है। फर्दर इसके अंदर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रो कमेंट भी दे सकता हूँ कि मेरे पास सर्किट 1 है, ये सर्किट 2 नीचे। तो यहाँ पर देखें सर्किट 1 सर्किट 2। तो लैडर लॉजिक के अंदर हमारे पास जो ये लेफ़्ट पे होता है, ये यहाँ पर कंडीशंस होती हैं, राइट पे एक्चुएटर्स आउटपुट्स या एक्शंस होते हैं, और ये रंग की फॉर्म में आता जाएगा। तो ये 1 2 इस तरह से ये रंग बढ़ते जाएंगे। और मैक्सिमम कितने यूज़ कर सकता हूँ 15871। और यहाँ पे भी स्टेप्स आ रहे हैं 15872 टोटल स्टेप्स मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी जो मैं रो यूज़ कर रहा हूँ ये रो 2 है। तो अक्सर जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो 1000 1500 रंग्स यहाँ तक जा रहे होते हैं और इस तरह से होता है। तो ये मेरे पास एक PLC है, दूसरा PLC मेरे पास एक स्लिम PLC यहाँ पर भी है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लर्निंग पर्पज़ के लिए लेना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से स्लिम PLC काफ़ी बेहतर है कि इसके अंदर आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगी और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी वही है, यहाँ पर लेफ़्ट पे ऊपर इनपुट्स हैं, नीचे आउटपुट्स हैं और नीचे केबल है। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट इन्होंने और स्लिम बनाया हुआ है। तो अगली एक्सरसाइज में हम लोग फर्दर इसको देखेंगे, PLC की प्रोग्रामिंग और वायरिंग। आज जो मैं ट्यूटोरियल प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है डेल्टा PLC वायरिंग। हम लोग PLC की वायरिंग किस तरह से करते हैं, जिसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं सोर्स और सिंक के, इनपुट वायरिंग पे और आउटपुट वायरिंग पे। तो ये मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा वायरिंग डेल्टा PLC पे। तो सबसे पहले PLC की इनपुट वायरिंग देख लेते हैं। वैसे तो 4 मोड्स होते हैं वायरिंग के, सोर्सिंग इनपुट, सिंकिंग इनपुट, सोर्सिंग आउटपुट जो कि नेक्स्ट स्लाइड में, और सिंकिंग आउटपुट। तो इन मोड्स में से सबसे पहले हम लोग पहला मोड देखते हैं जो है कि सोर्सिंग इनपुट।
सोर्सिंग इनपुट के अंदर क्या होता है कि करंट जो फ्लो करता है वो पीएलसी से एक्सटर्नल डिवाइसेस पे फ्लो करता है। ये हमारा पीएलसी का इनपुट कार्ड है, या हमारे स्टैंडर्ड जो पीएलसी होता है उसका इनपुट है। यहाँ से मेरे पास फ्लो कर रहा है करंट, जिसकी डायरेक्शन ये है, और इनपुट डिवाइसेस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। मेरे पास 24 वोल्ट एसएस सोर्स और सिंक जो टर्मिनल होता है उस पर कनेक्टेड है, और इनपुट्स मेरे पास X0, X1, X2 जो कि डेल्टा में होते हैं या मित्सुबिशी और फैटेक में भी होते हैं, या इस तरह से एड्रेसेस। तो ये मेरे पास इनपुट डिवाइसेस जिस पर 3 पुश बटन्स लगे हुए, नॉर्मली ओपन, 2 नॉर्मली ओपन, 1 नॉर्मली क्लोज, ये मेरे पास इधर कनेक्टेड है। तो जो करंट का फ्लो है फ्रॉम हेयर टू दी डिवाइसेस इस तरह से। सिंकिंग इनपुट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो एसएस पे 0 वोल्ट कनेक्टेड होता है और करंट फ्लो करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस से पीएलसी की तरफ। मेरे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्टेड है 24 वोल्ट, और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है मेरे पास पीएलसी में। तो यूज़ किस एप्लीकेशन में होते हैं? जो मेरे पास एनपीएन सेंसर्स होते हैं जो कि 0 वोल्ट आउट करते हैं, वो मेरे पास सोर्सिंग इनपुट पे कनेक्टेड होता है, और जो मेरे पास सिंकिंग इनपुट जो पीएनपी डिवाइसेस होती हैं वो इस तरह से सिंकिंग इनपुट पे कनेक्टेड होती हैं। पीएनपी डिवाइसेस 24 वोल्ट आउट करता है। इसके अंदर इनपुट्स पे हमारे पास ऑप्टो कपलर यूज़ हो रहा होता है। उसका फ़ायदा ये होता है, मेरे पास जैसे डीसी इनपुट यहाँ से आ रहा है, तो मेरे पास ये ऑप्टो कपलर ऑप्टिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है कि इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट या कोई और डैमेज होता है, ओवर सर्ज आती है, तो मेरे पास ये फोटो एलईडी डैमेज हो जाएगी, बट जो ट्रांजिस्टर है क्योंकि ऑप्टिकल आइसोलेशन है तो यहाँ तक करंट फ्लो नहीं करेगा, और मेरा प्रोसेसर और इंटरनल जो सर्किट होगा वो सेफ रहेगा। इनपुट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 12 to 24 वोल्ट डीसी, 100 to 120 वोल्ट एसी एंड 200 to 240 वोल्ट एसी। इनपुट के एड्रेसेस X0, X1, X2 जो कि नॉर्मल पीएलसीज में होते हैं। सीमेंस और में इनपुट आई से डोनेट होते हैं, आई 0.0, 0.1। एलएम बैटले में भी इसी तरह आई से डोनेट होते हैं। और सिलेक्शन क्या है, किस तरह से की जा सकती है? डीसी इनपुट्स फास्ट होते हैं, हम लोग जैसे PWM सिग्नल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, 24 वोल्ट सिग्नल एक्सेप्ट कर सकते हैं। एसी इनपुट्स जो है हमारे पास ईजियर होते हैं और इनएक्सपेंसिव टू सप्लाई होता है। तो इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये मेरे पास ट्रेनर बोर्ड है, और इसके अंदर मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये मेरे पास डेल्टा का पीएलसी है जिसका मॉडल है 30EX2। ये 30EX2 लिखा हुआ है। इसके ऊपर मैं इसको वापसी ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ और इसको कैमरे को और करीब कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इनपुट्स हैं, अगर मैं फोकस इसका बेहतर कर सकूँ तो ये मेरे पास इनपुट्स हैं X0, X1, X2, X3, और यहाँ मेरे पास Y की फॉर्म में नीचे आउटपुट्स हैं, और मेरे पास ये SS की वायर जो मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, यहाँ पर है, और Y0, Y1, Y2 ये आउटपुट्स हैं। तो पहले इनपुट की वायरिंग कर रहे हैं। ये लाइन और न्यूट्रल पे मैंने 220 वोल्ट दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई होती तो मैं यहाँ पे वो यूज़ करता। और इसके अंदर 0 से आप देख सकते हैं 17 तक यहाँ पे इंडिकेशंस भी दी हुई हैं। रिले टाइप आर्क इंडिकेशन है, रिले टाइप पीएलसी है, पावर इसके ऊपर जा रही है और रन की कमांड भी ऑन है, इसका मतलब प्रोग्राम डाउनलोडेड है। इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 16 डिजिटल इनपुट हैं यहाँ पर, और उसके साथ डिजिटल आउटपुट भी लिखे हुए हैं, 10 डिजिटल आउटपुट है, बाकी एनालॉग इनपुट आउटपुट भी है। तो इसको मैंने किस तरह से अभी वाइड किया हुआ है, मैंने यहाँ पर ये 24 वोल्ट पॉजिटिव है और ये 24 वोल्ट नेगेटिव की रेल है। तो 24 वोल्ट पॉजिटिव मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से उठा के, जो कि मेरे बटन्स पे आ रहा है। लाइन और न्यूट्रल मेरा यहाँ से यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो अब मैं इसकी एसएस की वायरिंग इस तरह से करूँगा कि मेरे पास अभी मैंने स्विचेस को 24 वोल्ट पॉजिटिव दिया हुआ है। 24 वोल्ट पॉजिटिव देने का मतलब है कि मैंने करंट फ्लो मेरा स्विचेस के थ्रू पीएलसी पे करेगा, दैट मीन्स सिंकिंग इनपुट पे कनेक्टेड है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि कोई भी बटन लेकर, लेट्स से मैं पुश बटन लेके X3 पे दे देता हूँ, और मेरे पास यहाँ से ये 24 वोल्ट का ग्राउंड आ रहा है एसएस की पिन पे जो मेरे पास यहाँ पर है। तो मैं नेगेटिव ब्लैक वायर यूज़ कर देता हूँ। मैं अगर पुश बटन को अपडेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे
इनपुट की इंडिकेशन होगी, ऑन होगी। मेरे पास ये वायरिंग यहाँ पर इस तरह से हुई है। तो मेरे पास पुश बटन है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रीज़ में भी पुश बटन यूज़ करते हैं, जो कि नॉन रिटेंटिव स्विचेस होते हैं और ये लैचिंग प्रोग्राम में करवाई जाती है। और दूसरे मेरे पास रिटेंटिव पुश बटन भी हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस पे ये मेरे पास सिंकिंग इनपुट की वायरिंग थी। अब मैं इसको सोर्सिंग इनपुट की वायरिंग में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ, मैं इस तरह से करूँगा कि एसएस पे 24 वोल्ट दूंगा। सिंपली क्या होगा, मैं ये जो दोनों मेरे पास कनेक्टेड हैं, तो मैंने एसएस पे 24 वोल्ट देना है, तो मैं यहाँ से निकालूंगा। मैंने ऊपर दिया हुआ है, पॉजिटिव मैंने बटन्स को दिया हुआ था। अब वो मैं यहाँ पर एसएस को दे दूँगा, और जो मेरे पास यहाँ पे 0 वोल्ट था वो मैं अब दे दूँगा ऊपर इनपुट्स पे। तो मेरा करंट फ्लो पीएलसी से इनपुट्स पे इस तरह से फ्लो करेगा। अगर मैं दिखा सकूँ तो यहाँ से मेरे पास सोर्सिंग इनपुट में पीएलसी पे एसएस पे 24 वोल्ट दिया हुआ मैंने, पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मेरे पास पीएलसी से इनपुट फ्लो करेगा सेंसर की तरफ। मैं इसको ऑपरेट करता हूँ तो फिर अगेन इंडिकेशन ऑन होगी। तो अगर मैं कोई भी वायरिंग सही नहीं होगी तो मेरे पास यहाँ पे पीएलसी पे इंडिकेशन ऑन नहीं होगी। तो अभी मेरे पास यहाँ पे ऑन हो रही है। तो अब मेरे पास, मैं इनपुट को इसी तरह लगे रहने देता हूँ। सोर्सिंग इनपुट पे लगा हुआ है। आउटपुट का मैं बता देता हूँ। आउटपुट में क्या होता है, सोर्सिंग आउटपुट में कि C0 पे जो कि कॉमन है उस पर मैं 24 वोल्ट दूंगा, तो मुझे आउटपुट पे 0 वोल्ट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि PLC से सप्लाई मेरे पास आउटपुट में जारी होती है। ये सोर्सिंग आउटपुट है। सिंकिंग इनपुट आउटपुट में क्या होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि मेरे पास आउटपुट्स की पे से 24 वोल्ट PLC में आ रहा होता है और C पे 0 वोल्ट कनेक्टेड होता है। दो किस्म के आउटपुट्स होते हैं। ट्रांजिस्टर आउटपुट जो कि 0.1 एम्पेयर तक प्रोवाइड करता है, हम लोग सर्वो मोटर, सेपर मोटर में PWM सिग्नल्स जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। रिले आउटपुट के अंदर क्या होता है कि 10 एम्प्स तक काम करता है और कॉन्टैक्टर्स और रिलेस आउटपुट करवाने के लिए, डिफरेंट आउटपुट्स ऑपरेट करवाने के लिए, वेल्व्स ऑपरेट करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। टिप इसके अंदर ये है कि एक्सटर्नल रिलेस भी हम लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, कि अगर हमारे पास आउटपुट से कोई शॉर्ट सर्किट आता है तो हमारे पास वो रिले डैमेज हो जाएगा, लेकिन पीएलसी का इंटरनल रिले डैमेज नहीं होगा। वैसे पीएलसी के अंदर आउटपुट पे भी इंटरनल प्रोटेक्शन होती है, ऑप्टो कपलर होते हैं कि अगेन आउटपुट से कोई शॉर्ट सर्किट आता है तो मेरे पास फोटो ट्रांजिस्टर ये डैमेज होगा, ये ऑप्टिकल आइसोलेशन है, तो पीएलसी की इंटरनल सर्किटरी सेफ रहेगी। तो अब आउटपुट जो मैंने कनेक्ट करना है उसको हम लोग सोर्सिंग आउटपुट से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सोर्सिंग इनपुट लिया हुआ है तो आउटपुट पे देख लेते हैं वेबकैम के थ्रू। मेरे पास नीचे लैंप्स लगे हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास 220 वोल्ट के लैंप हैं और यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं, जो मेरे पास 24 वोल्ट पॉजिटिव है, इसको मैं यहाँ पर C0 पे दे देता हूँ। ये मेरे पास C0 है, यहाँ पर आ गया। और मेरे पास यहाँ पे जो लैंप है नीचे, इसको मैं लेट से ऑपरेट करवा लेता हूँ Y0 से। तो मैंने ये सर्किट बना लिया है। अब एक काम ये करते हैं कि हम लोग देखते हैं डेल्टा PLC को ऑनलाइन किस तरह से लिया जा सकता है। मेरे पास ये RS-232 की केबल कनेक्टेड है। मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। डेल्टा का जो PLC का सॉफ्टवेयर है WPLSoft। न्यू में जाऊंगा, यहाँ पर मैं टाइटल लिख लेता हूँ बेसिक। मेरे पास PLC जो आ रहा है वो है डेल्टा EX2, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी था आपको। 30 EX2 मेरा मॉडल है, तो ये EX2 वर्जन है मेरे पास, यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ऊपर इनपुट और आउटपुट कॉइल दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ X3, मैंने वहाँ पे रखा हुआ है।
और आउटपुट y0 मैं शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से कोड करूँगा, ऑनलाइन मोड पे क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड होकर ऑनलाइन आ जाएगा। अब मैं यहाँ से देखूँ इसको, अगर तो अगर मैं यहाँ से अपना इनपुट प्रेस करूँगा तो ये पीएलसी के ऊपर भी इनपुट और आउटपुट की लाइट हो रही है और ये मेरे पास नीचे लैंप चल रहा है। क्योंकि ये नॉन रिटेंटिव इनपुट है तो मैं जैसे बटन छोड़ूंगा ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा। और ये प्रोग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे बटन प्रेस करके रखूँगा तो आउटपुट ये ऑन रहेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए इसकी स्टेट को हम लोग यूज़ करते हैं लैचिंग, क्योंकि पीएलसी प्रोग्रामेबल डिवाइस हम लोग सॉफ्टवेयर लैचिंग करते हैं। किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ पर लूँगा शॉर्ट फॉर्म में LDY0, जो आउटपुट कॉइल है उसी का मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट ले लूँगा, यहाँ से इसको कनेक्ट करूँगा, अगेन कंपाइल, ये ऑनलाइन आ गया। तो अब जब मैं बटन प्रेस करके छोड़ दूंगा तो मेरे पास ये आउटपुट ऑन ही रहेगा। तो ये बेसिकली आउटपुट मेरा लैच हो गया। अब आउटपुट को डीलैच करने के लिए या अनलैच करने के लिए मुझे यहाँ पे स्टॉप बटन भी यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ LTX4 यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे X4 कोई भी यहाँ पे पुश बटन ले लेता हूँ। इसको यहाँ से ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो अब मैं अगर पुश बटन प्रेस करूँ X3, क्योंकि मेरे पास फील्ड में जो स्टॉप बटन रखा है वो मैंने नॉर्मली ओपन है, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लेना पड़ेगा। तो अब इसको प्रेस करके चेक करते हैं। मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, ये बटन मैंने प्रेस कर दिया तो ये आउटपुट मेंटेन है, आउटपुट लैच है यहाँ पर। और जैसे ही मैं यहाँ पर स्टॉप बटन प्रेस करूँगा X4 तो मेरे पास ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास लैचिंग का तरीका है जो हमने इसमें परफॉर्म की, और हमने इसमें पीएलसी वायरिंग भी देखी, सोर्स और सिंक की, इनपुट और आउटपुट की, और इस तरह प्रोग्राम को डेल्टा पीएलसी को ऑनलाइन भी दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट फंक्शंस और टाइमर्स और काउंटर्स डेल्टा के किस तरह से परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो पीएलसी का ओवरव्यू वैसे हम लोग कर चुके थे। मैंने एक डिटेल डायग्राम बनाई हुई है। मेरे पास पीएलसी है जो कि डेल्टा ब्रांड का है, ताइवानीज ब्रांड है और सीखने के हवाले से काफ़ी ईजी है। तो वैसे तो कोर्सेज सीनियर्स पे भी अवेलेबल हैं, एलएम बैडले पे और डिफरेंट पीएलसी ब्रांड्स के ऊपर, पर फॉर स्टार्टिंग दिस इज अ गुड पीएलसी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सारी इन डेप्थ हमने बनाई हुई, और पहले भी मैंने बताया था पीएलसी मेरे पास इधर प्रोग्रामिंग पोर्ट से कनेक्टेड है, इनपुट्स यहाँ पर ऊपर कनेक्टेड है, आउटपुट्स नीचे यहाँ पर सारे कनेक्टेड होते हैं, और पावर सप्लाई यहाँ से दी हुई है, इंडिकेशंस हैं, और बाकी कम्युनिकेशन की पोर्ट्स हैं। ट्रांजिस्टर टाइप भी होता है पीएलसी, रिले टाइप भी होता है। तो मेरे पास ट्रेनर बोर्ड है जो कि अभी आपको दिखाऊंगा कि उस पर हम लोग वायरिंग करेंगे और काम करेंगे। उससे पहले ये मेरे पास पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो स्टैंडर्ड जो है IEC 61131-1, उसके वो 5 लैंग्वेजेस को स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस कहता है पीएलसी का। उसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं वो अगर होती भी हैं तो नॉन कन्वेंशनल होती हैं या नॉन स्टैंडर्ड होती हैं। तो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, ग्राफिकल होती है, लैटरल लॉजिक है वो भी ग्राफिकल है, पर इलेक्ट्रिकल फ्लो है, और FBD प्रोसेस फ्लो है। तो कोर्स के अंदर 5 लैंग्वेजेस हमारी कवर्ड है।
स्ट्रक्चर टेक्स्ट है, सिमिलर टू पास्कल है, टेक्सचुअल है, और उसके अलावा इंस्ट्रक्शन लिस्ट है जो कि असेंबली से मिलती जुलती लैंग्वेज है, बूलियन लॉजिक पे काम करती है, और सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट है जो कि सिक्वेंशियल प्रोसेस को बताती है। तो मोस्टली जगहों पे और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आई बिलीव लैडर लॉजिक कंपैरेटिवली बेहतर है, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में लैडर लॉजिक हमारे पास यूज़ हो रही होती है। उसके अलावा फंक्शन ब्लॉक डायग्राम भी और स्ट्रक्चर टेक्स्ट भी हमारे पास यूज़ हो रही होती है। बट ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि आपको पांचों लैंग्वेजेस पे काम आना चाहिए, ताकि आप किसी प्लांट पे जाते हैं, किसी मशीन पे काम करते हैं, उसमें किसी और लैंग्वेज पे प्रोग्राम डाला हुआ, किसी इंजीनियर ने किसी और लैंग्वेज पे डाला हुआ, तो आपको पता हो कि उसको प्रोग्राम किस तरह से करना है। तो अब हम लोग देखेंगे पीएलसी की वायरिंग देखेंगे, और पीएलसी में प्रोग्राम किस तरह से डाउनलोड करते हैं वो देखेंगे, और उसके अलावा बाकी उसके फंक्शंस देखेंगे। अब हम लोग पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लैडर लॉजिक, उसको ज़रा डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास ये लैडर लॉजिक होती है। लेफ़्ट साइड पे एक रेल होती है, राइट साइड पे एक रेल होती है। लेफ़्ट साइड से पावर आ रही होती है और राइट साइड पे हमारे पास ग्राउंड हो रही होती है। अब होता है ये कि कंटिन्यूसली रंग बाय रंग स्कैन होता है। ये देख रहे हैं, पहला एक कॉन्टैक्ट है, ये कॉइल है, कॉन्टैक्ट है, कॉइल है, तो ये डिफरेंट रोज़ के अंदर आ रहे हैं और ये रंग की शक्ल इख्तियार करें, तो इस तरह से वो लैडर की फॉर्म में आ जाती है। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग होती है, लेफ़्ट में हमेशा इनपुट्स होते हैं, राइट पे आउटपुट्स होते हैं। इनपुट्स को कंडीशंस कहते हैं, आउटपुट्स को हम लोग एक्शंस कहते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेस निकाल सकते हैं, और ब्रांचेस निकाल के पैरेलल में हम लोग डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स ले सकते हैं। अब ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये स्टैंडर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं डबल हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर आप देखें बीच में एक लाइन डली हुई है, दैट इज़ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, और ये पी बीच में लिखा है पॉजिटिव एज, यहाँ पे कॉइल पे एस और आर लिखा है सेट और रीसेट, तो ये सब आगे जाके हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं ये बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। तो बिट लॉजिक सबसे कॉमन इंस्ट्रक्शंस होती हैं लैडर के अंदर, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉइल की, कि आपने किसी भी आउटपुट को बटन से ऑन ऑफ करवाना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। डेल्टा पीएलसी के अंदर नॉर्मली ओपन हम लोग लेते हैं, जिसको कहते हैं x0, x1, x2 एड्रेस देते हैं इनपुट्स को, ठीक है। अब वो बेशक नॉर्मली ओपन हो, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हो। ओपन का मतलब है कि आइडल कंडीशन में वो ओपन है, सिग्नल नहीं दे रहा। क्लोज का मतलब है कि वो आइडल कंडीशन में सिग्नल दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं हाई या लो के अंदर, कि लेट से अगर वो सिग्नल दे रहा है दैट मीन्स वी आर रिसीविंग अ हाई सिग्नल, अगर वो सिग्नल नहीं दे रहा दैट मीन्स वी आर रिसीविंग अ लो सिग्नल, या ज़ीरो वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली क्लोज है, दैट इज़ x0, इसको मैं x1, x2 कुछ भी कह सकता हूँ। और इस तरह ये कॉइल है, इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस देते हैं y0। अच्छा, जो x होता है वो इनपुट को डोनेट करता है, और x0, 1, 2, तो मेरे पास जैसे ये पीएलसी है तो इसके अंदर वो x0 से x7 तक जा रहा है। मतलब अगर x0 पे कोई मेरे पास बटन पुश बटन कनेक्ट है, सेंसर कनेक्ट है, तो पीएलसी को मैं ये इस तरह से बताऊंगा कि x0 पे वो कनेक्टेड है, तो वो x0 उसका एब्सोल्यूट एड्रेस होगा। तो x0 एब्सोल्यूट होगा, और अगर मैं उसको कोई टैग दे रहा हूँ, कोई नाम दे रहा हूँ, लेट से मैं पुश बटन का नाम दे रहा हूँ, तो वो मेरे पास सिंबॉलिक एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एक सर्किट बना के भी चेक भी करेंगे। तो ये मेरे पास था इनपुट x से होता है और आउटपुट y से होता है। तो आउटपुट मेरे पास इसको हम लोग WPL सॉफ्ट ओपन कर लेते हैं, जो कि इसका ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया था ऑलरेडी। तो ये सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस पर सिमुलेशन भी परफॉर्म हो जाती है। पहले हम लोग सिमुलेशन करके चेक करेंगे लैडर लॉजिक की, उसके बाद हम लोग पीएलसी के ऊपर बाकायदा इसकी वायरिंग करेंगे और उसको डाउनलोड करके चेक करेंगे। तो मैं अभी फाइल में जाऊँगा, न्यू में जाऊँगा, डेमो मैं नाम रख लेता हूँ, और लेट से मेरे पास यहाँ पर मैंने क्लिक किया नॉर्मली ओपन पे, और यहाँ पर नीचे मैं कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, y0 एड्रेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आ गया है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट आ गया। अब जैसे हमने उसके अंदर देखा था रिले लॉजिक के अंदर, आप उसको ज़रा पीएलसी लॉजिक में देखते हैं कि मेरे पास अगर लेट से
एक मेरे पास ये पुश बटन कनेक्ट है और उससे मैंने एक लैम्प को ऑपरेट करवाना है। तो रिले लॉजिक के अंदर कुछ इस तरह से सर्किट बन रहा था हमारा कि रिले लॉजिक का ये पुश बटन का सिंबल था, ये लैम्प का था और ये हो रहा था। ये मेरे पास थी रिले लॉजिक। अब अगर मैं बात करूँ लैडर लॉजिक की तो उसमें ये कॉन्टैक्ट आ जाएगा इस तरह से, जिसको मैं कहूँगा x0। उसमें हो सकता है मैं कह रहा होता है यार PP1 और ये लैम्प 1, तो ये x0 और कॉयल के लिए मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा y0। तो सिंपल मेरे पास ये सर्किट बनेगा। और अगर मैं लैचिंग का सर्किट बना रहा हूँ PLC के अंदर तो मैं वो बनाऊँगा x0 y0। ये मेरे पास आउटपुट ऑपरेट हुआ क्योंकि ये पुश बटन है तो ये वैल्यू वो नहीं करेगा, रिटेन नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर एक और कॉन्टैक्ट लूँगा नॉर्मली क्लोज दैट आई वुड कॉल x1 और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर दूँगा y0 पे जो कि इसी का कॉन्टैक्ट है। तो ये लैचिंग का सर्किट बनेगा। अगर मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाऊँ लैडर पर, अभी हमने ये सर्किट बनाया था, इसको अगर मैं सिमुलेट करूँ, सिमुलेटर पर क्लिक करके मैं इधर जाऊँगा ऑनलाइन, इसको मैं वापसी से ले लेता हूँ, यस, और यहाँ से मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अब देखें, इसको सेट ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ तो ये ऑफ हो रहा है, पर ये आउटपुट स्टेट मेंटेन नहीं कर रहा। तो अब मैं यहाँ पर शॉर्ट कीज भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं LDY0 दूँ तो ये मेरे पास नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास Y0 है, यहाँ से मैं ऊपर से ब्रांच ले सकता हूँ, वर्टिकल लाइन ली, ठीक है। अब मैं इसको ऑपरेट अगर करके चेक करूँ, अब देखें ये बटन मैंने ऑन किया और इसको ऑफ किया तो अभी मेरे पास आउटपुट ऑन है, आउटपुट की स्टेट अब मेंटेन हो रही है। पर अब मैंने क्या है, इस सर्किट को ऑफ करवाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यहाँ से मेरे पास नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट लूँगा मैं, x0 का एड्रेस मैंने पहले से दिया हुआ है उसको, तो अब इसको मैं x1 कहूँगा, अदरवाइज वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अब देख लेते हैं, तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो आप देखें आप आउटपुट ऑन है। जैसे इस पुश बटन को मैं ऑन करता हूँ और वापसी ओरिजिनल स्टेट में लाता हूँ तो मेरे पास आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो ये बेसिक सर्किट हम लोग लैडर लॉजिक का बनाया और लैचिंग का बनाया, और उसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर डिफरेंट हमारे पास कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं और ये हम लोग आगे जाके कोर्स में यूज़ भी करेंगे। और इस तरह से इसके अंदर ब्रांच बना सकते हैं और डिफरेंट रंग बना सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई और रंग ले सकता हूँ, लेट से Y0 से मैं LDY0 में लूँगा तो ये इनपुट आ जाएगा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। अगर मैं LDIY0 दूंगा, Y1 ले लेता हूँ लेट से, चले मैं कोई और एड्रेस ले लेता हूँ x2, तो ये नॉर्मली क्लोज आएगा LDI से, और आउट Y1 ले रहा हूँ तो ये आउटपुट कॉइल आ जाएगा। तो इसको फर्दर आगे जाके हम लोग यूज़ भी करेंगे। अब हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स। तो जब सर्किट्स की बात करते हैं, सर्किट डिज़ाइन की बात करते हैं, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर हम लोग सबसे पहले लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बेशक वो छोटी सी ICs हों, छोटे से सर्किट्स हों, या फिर PLC हो जो कि प्रोग्रामिंग हम लोग जिसमें करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और नैंड नॉट। तो डिटेल्ड कोर्सेज सारे डिटेल्ड गेट सारे कोर्सेज में डिस्कस हैं। अभी हम लोग सिंपली डिस्कस करेंगे एंड गेट। एंड गेट का मकसद क्या होता है, पहले तो इसका ये सिंबल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट गेट्स का भी होता है। ये एंड गेट का सिंबल, ये क्या कह रहा है, Z मेरे पास आउटपुट है, X और Y दो इनपुट्स हैं जो कि आपस में X और Y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मकसद ये है कि जब मेरे पास इनपुट A, लेट से मेरे पास एक पुश बटन है और इनपुट B दूसरा पुश बटन है, ठीक है, जब दोनों एक साथ दोनों ऑफ होंगे तो आउटपुट ऑफ रहेगा। जब दोनों में से एक भी ऑपरेट हो रहा है, चाहे वो इनपुट B हो या इनपुट हो, फिर भी आउटपुट ऑफ रहेगा।
पर अगर दोनों एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं तो फिर आउटपुट जो है मेरे पास आउटपुट सी ऑन हो जाएगा। तो ये इसका सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से। अगर मैं रिले लॉजिक की बात करूँ, दो पुश बटन है और एक लैंप है, दोनों एट ए टाइम प्रेस होंगे, लैंप ऑन होगा। और ये लैडर लॉजिक का सिंबल है और ये ट्रुथ टेबल जो हमने डिस्कस किया। तो अगर मैं इसको WPL सॉफ्ट पे बना लूँ तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। LT X0 जैसे कि मैंने बताया था, LT X1 दो इनपुट आ गए नॉर्मली ओपन, और आउट Y0 कॉइल आ गया। अच्छा, इसके अंदर लैडर लॉजिक के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखें, सॉफ्टवेयर के अंदर कि जो ग्रे एरिया है जब आप कंपाइल करेंगे तो ये यहाँ पे हट जाएगा और एंड इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। सिमुलेटर का बटन प्रेस है, मैं इसको ऑनलाइन करता हूँ। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर रन हो रहा है और इसको अगर मैं साइड बाय साइड लें यहाँ पर, तो अभी दोनों इनपुट मेरे ऑफ हैं, आउटपुट ऑफ है। अगर मैं आउटपुट इनपुट भी ऑन करता हूँ फिर भी आउटपुट ऑफ है। इनपुट मैं ऑफ करके आउटपुट ऑन कर देता हूँ, इनपुट ए ऑन कर देता हूँ, फिर भी मेरे पास आउटपुट ऑफ है। और अगर मैं दोनों ऑन कर देता हूँ मेरे पास आउटपुट ऑन हो गया। तो ये बाकी डिफरेंट है एंड और नॉट डिफरेंट गेट्स होते हैं जो कि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं लॉजिक बिल्डिंग के अंदर। तो आप जैसे देख सकते हैं ये और गेट है और इसके अंदर और गेट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी इनपुट इसके अंदर से ऑन हो जाए तो आउटपुट ऑफ हो जाता है, और अगर दोनों इनपुट ऑफ रहेंगे तो आउटपुट ऑफ रहेगा। तो दैट इज़ दी लॉजिक गेट्स। आगे जाके हम लोग फर्दर लॉजिक्स बनाएंगे। तो ये कुछ बेसिक लैडर लॉजिक की इंस्ट्रक्शंस हैं या और शॉर्ट कीज़ भी हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं WPL सॉफ्ट में। जैसे अगर मुझे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट चाहिए तो आई कैन यूज़ LT X0, नॉर्मली क्लोज चाहिए तो LTI X1 या X0, आउटपुट के लिए आउट Y0, सेट और रीसेट के लिए सेट Y0, RSU Y0, राइजिंग और फॉलिंग एज के लिए X1, LDP या LDF X1 X2 इस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम लोग डिफरेंट फंक्शंस जो हैं लैडर लॉजिक के, उनको हम लोग प्रोग्राम करके चेक करेंगे इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। तो मेरे पास ये एक सॉफ्टवेयर है फैक्ट्री आयो का जिस पे डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस मौजूद हैं। तो इसमें लेट से मैं ये एक एक्सरसाइज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये फिलिंग टैंक की एक एक्सरसाइज है, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो इंडस्ट्री में भी जब आप लोग जाएंगे या जो इंडस्ट्री में है ऑलरेडी, तो हमारे पास इंडस्ट्री में पैनल्स रखे होते हैं। वो अक्सर मशीन्स के पीछे होते हैं, कुछ फ्रंट पे भी होते हैं। जो फ्रंट पे होते हैं ये ऑपरेटर पैनल्स होते हैं, जिससे कोई भी ऑपरेटर होता है मशीन को ऑपरेट करता है, जो हम लोग इस एक्सरसाइज में भी करके देखेंगे। और जो मेन पैनल्स होते हैं, कंट्रोल पैनल्स, वो मशीन के पीछे होते हैं जिसमें PLCs और सब चीज़ें इंस्टॉल्ड होती हैं। तो अभी हम लोग के पास आगे अभी हमारे पास सिंपली ये स्विचेस इंस्टॉल्ड हैं आगे, जिसको हम लोग ऑपरेट करके चेक करेंगे। मैंने ये करना है कि इस एक्सरसाइज में मेरे पास एक ये फिल का बटन है जो कि टैंक में पानी फिल करेगा, एक डिस्चार्ज का बटन है जो टैंक से पानी निकालेगा। तो ये दो इनपुट्स हैं और एक जो इनपुट है मेरे पास वो लेवल सेंसर का भी है, जो कि हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे। वो यहाँ पर अगर मैं दिखा सकूँ इसमें, वो यहाँ पर ये लेवल प्रोब भी हमारे पास लगी। तो उसके अलावा मेरे पास ये फिल का वेल्व है जिससे पानी फिल होगा इसके अंदर, और डिस्चार्ज है इससे पानी यहाँ से निकल जाएगा। तो अब मैंने करना है सिंपली, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। अब मैंने ये करना है कि मैं जब फिल का बटन प्रेस करूँ, पुश बटन जो है, तो मेरे पास फिल वेल्व जो है वो ऑपरेट हो जाए। तो इसको मेरे पास WPL सॉफ्टवेयर में आ जाता हूँ। मैं सिंपली ये करूँगा, इनपुट मेरे पास पुश बटन लेट से मैं X3 ले लेता हूँ। तो वो जो एड्रेस है पुश बटन का वो मैंशन है मेरे पास, मैंने X3 रखा हुआ है। और आउटपुट जो है मेरे पास वो मेरे पास Y1 है। ठीक है, तो इनपुट X3 है, इसका मैं यहाँ से कमेंट भी दे सकता हूँ, फिल बटन, और यहाँ से फिल वेल्व। अब मैं इसको अगर ऑन कर लूँ,
दोनों स्क्रीन्स को इस तरह से साइड बाय साइड ले लेता हूँ। इसको प्ले मैं करता हूँ यहाँ से, मेरे पास पुश बटन है, इसको मैं यहाँ से प्रेस करूँगा तो मेरे पास टैंक ऑन होगा और यहाँ पर ये लैडर डायग्राम पे भी ऑन होगा। इसको देखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं फिलिंग हो रही है। फिलिंग कब तक होगी? जब तक ये मैंने बटन प्रेस किया हुआ है। जैसे मैं बटन छोड़ूंगा तो ये मेरे पास फिलिंग रुक जाएगी। मैं अगेन प्रेस करता हूँ इसको, देख सकते हैं फिलिंग हो रही है, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये मेरा फिल वेल बंद हो जाएगा। अब इसके अंदर मुझे करवानी है लैचिंग, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था, और बल्कि उससे पहले हम लोग ज़रा डिस्चार्ज वेल्व भी ऑपरेट करके चेक करते हैं। तो लेट्स से डिस्चार्ज का मैं स्विच ले लेता हूँ X4 और उसका आउटपुट है Y2। इसकी कमेंट ले लेता हूँ डिस्चार्ज बटन, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डिस्चार्ज वेल्व। इसको मैं लैडर लॉजिक को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो हमने ये लैडर लॉजिक बनाई थी जिसमें डिस्चार्ज का भी बटन मैंने ले लिया है और डिस्चार्ज का वेल्व भी ले लिया है। मेरे पास ये फिल था, अगर इसको मैं चेक करूँ इस तरह से फिल वेल्व, इसको प्रेस करके अब देखिएगा तो ये फिल हो रहा है। अब इसको डिस्चार्ज करता है यहाँ से, तो अब देखते हैं इसको डिस्चार्ज करके। अब देखें ये डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे मैं छोड़ रहा हूँ ये हट रहा है, और जैसे मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि इसकी लैचिंग नहीं हुई है तो मुझे बटन प्रेस करके रखना पड़ रहा है। तो ये इस तरह से फिलिंग और इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है। इसको आपसे थोड़ा सा फिल करके मैं दिखाता हूँ। ये फिल हो रहा है और ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो हमारे पास इस तरह से इनपुट आउटपुट ऑपरेट करते हैं, इस तरह से हम लोग करते हैं प्रोग्राम। ये फील्ड के अंदर इनपुट्स लगे हुए आईओस जिसको कहते हैं इनपुट आउटपुट, और वो जो पीएलसी से मेरे पास कनेक्टेड है, लेट से मेरे पास कनेक्टेड है पीएलसी के X3 टर्मिनल पे, ये X4 टर्मिनल पे, और जो फिल और डिस्चार्ज वेल्व है वो मेरे पास Y1 Y2 के पीएलसी से कनेक्टेड है। तो ये मेरे पास एक एप्लीकेशन थी। अब इसके अंदर हम लोग फर्दर परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास ये प्रोग्राम था। अब इसके अंदर हम लोग, क्योंकि हमारे पास ये लैचिंग नहीं हो रही थी, आउटपुट स्टेट मेंटेन नहीं कर रहा था, तो हम लोग इसको लैचिंग करके चेक करेंगे। लेट से मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास सिलसिला ये कि X3 फिल बटन है, ठीक है, जो कि स्टार्ट बटन है, और X4 मेरे पास अब इसके लिए स्टॉप बटन है। पहले मैं लैचिंग करवा लेता हूँ जिस तरह से मैंने समझाई थी कि मैं यहाँ पर लूँगा LDY1, जो आउटपुट कॉइल है उसी का कॉन्टैक्ट यहाँ पे लूँगा, और यहाँ से वर्टिकल लाइन ले लूँ। सॉरी, यहाँ पे शॉर्ट कीज भी दी हुई होती है वैसे, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने वर्टिकल लाइन ले ली है। अब यहाँ पर मैं एक स्टॉप स्विच भी रखूँगा, उसको मैं ले लेता हूँ LDX4। इसको मैं रीनेम कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ स्टॉप पुश बटन। इसको मैं फिर से ले लेता हूँ X4 और भी क्लोज मैंने लेना।
तो ये मेरे पास प्रोग्राम बन गया है, इसको अब हम लोग ऑपरेट करके चेक करेंगे। तो अब इसको ऑपरेट करते हैं। मेरे पास अब क्योंकि मैंने लैचिंग कर दी है, तो मैं जैसे ही बटन ये प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये बटन जैसे ही प्रेस किया और इसको मैंने छोड़ दिया तो अब ये लैचिंग हो गई इसकी और आउटपुट मेरा ऑपरेट है। अब मैंने अगर इसको रुकवाना है तो मुझे ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास X4 है। तो इसको मैं प्रेस कर देता हूँ यहाँ से। तो अब ये देखें, इसमें अगर मैं पीछे चले जाऊँ तो आपको पूरा व्यू दिखेगा। इसको मैं फिर से ऑपरेट करके चेक करता हूँ। ये मेरा स्टार्ट बटन था, यहाँ पर तो ये देखिए फिलिंग हो रही है। छोड़ दूँगा, फिलिंग होती रहेगी। जैसे ही मैं स्टॉप बटन प्रेस करूँगा तो ये फिलिंग रुक जाएगी। तो ये लैचिंग का कॉन्सेप्ट था जो कि हमने इस पे परफॉर्म किया। अब इसमें हम लोग देखेंगे अगले एक्सरसाइज में कि फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो हैं डेल्टा की वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने इसमें देखा कि हम लोगों ने ये कॉन्टेक्ट्स यूज़ करते हुए लैचिंग करवाई। अब इसके अलावा जो हम लोग यूज़ करते हैं लैचिंग के लिए, हम लोग एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो है भी देख लेते हैं। इसमें आ जाता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। वो होती है सेट और रीसेट की कमांड्स। तो सेट और रीसेट की कैसे लेते हैं, ये आउटपुट की कमांड्स होती हैं। सेट y0, दैट से यहाँ पे y1 था तो y1 ले सकता हूँ, और RST y0। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेके दिखाऊँ आपको, इसको मैं सिंपली ये करता हूँ कि चलिए पूरा प्रोग्राम में हटा देता हूँ, क्योंकि हमने आउटपुट की स्टेट को मेंटेन कराना है। तो ये लैचिंग का ये भी तरीका है कि मैं यहाँ पर LD X3 मेरा इनपुट था और यहाँ पे मैं ले लूँ सेट Y1 फिल वैल्यू का। अब इसको रीसेट करवाना है, ये सेट तो करवा दिया, रीसेट भी करवाना है। तो मैं अगेन मेरा जो स्टॉप का बटन था यहाँ पर X4 LD X4 और RST Y1। तो यहाँ पे मैंने सेट लिया, यहाँ पे RST लिया। अब इसको मैं ऑनलाइन लेके देख लेता हूँ। ये मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर उसमें कनेक्टेड है और PLC पे मैं लाइव चाह रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे सिमुलेटर का बटन यूज़ करके सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे भी मेरे पास ये ऑलरेडी प्लेड है। इसको यहाँ पे ऑन करके चेक करता हूँ। यहाँ से ये सेट हो गया और यहाँ से ये रीसेट हो गया। तो मैं इसको अगर प्ले करूँ फिर प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो ये सेट हो गया और अब यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो ये सेट रीसेट की एग्जांपल थी और इसको सेट रीसेट यूज़ करते हुए हमने आउटपुट को लेफ्ट किया, आउटपुट की स्टेट को मेंटेन किया। अब हम लोग देखेंगे कि राइजिंग और फॉलिंग एज इंस्ट्रक्शंस किस तरह से यूज़ की जा सकती हैं। तो मैं इसी एक्सरसाइज पे रहते हुए बता देता हूँ, अदरवाइज और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें वो मैंने परफॉर्म कर रखी है ऑलरेडी इस कोर्स में। पर मैं इसी एक्सरसाइज में आपको लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर X3 अब राइजिंग एज के लिए मैं यहाँ पर LDP X3 रख सकता हूँ
और फॉलिंग एज के लिए यहाँ पर एल डी एफ एक्स 4। तो होता ही है मेरे पास, ये ड्रॉ पे मैं आ जाता हूँ, राइजिंग एज का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये सिग्नल होता है, ठीक है। इसमें ये जो राइजिंग एज होती है इसके आते ही हमारे पास सिग्नल वो रीड कर लेता है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर नीचे ये LDP लिखा है राइजिंग एज, तो जैसे ही अगर मेरे पास सेंसर है या बटन में प्रेस करूँगा तो बटन के प्रेस होते ही, ये मेरे पास बटन है, ये प्रेस्ड है अभी, तो बटन के प्रेस होते ही मेरे पास ये सिग्नल आएगा। जैसे ही मैं बटन से अपना हाथ हटा लूँगा, रिलीज़ कर दूँगा उसको, तो मेरे पास फिर फॉलिंग एज का सिग्नल आएगा। तो ये फॉलिंग एज ये सिग्नल है, और राइजिंग एज मेरे पास ये सिग्नल है। इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन को लेते हैं LDP से, डेल्टा PLC के अंदर इसको लेते हैं LDF से। तो इस तरह से होता है। अब इसको मैं डाउनलोड करके और रन करके चेक करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो ये मैंने राइजिंग और फॉलिंग एज का प्रोग्राम बनाया था। इसको रन करके चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैं प्रेस करूँगा बटन को, बटन के प्रेस करते ही राइजिंग एज आएगी और मेरे पास Y1 सेट हो जाएगा और फिलिंग वेल्व ऑन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्रेस करूँ, इसको फिर से करके देख लेते हैं। ये सही नहीं हुआ। पे एरर आ गया, मैं इसको वापसी ऑनलाइन ले लेता हूँ। चलो, अब इसको फिर प्ले करके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे ही प्रेस करूँगा ये सेट हो जाएगा प्रेस करते। अब मैं यहाँ पर जब ये बटन प्रेस करूँगा, ये मैंने बटन प्रेस करके रखा हुआ, लेकिन ये अब रीसेट नहीं हो रहा क्योंकि फॉलिंग एज नहीं आई। फॉलिंग एज कब आएगी? अब इस पर राइजिंग एज आ रही है। फॉलिंग एज जब आएगी जब मैं इसको रिलीज़ कर दूँगा। अब जैसे मैं रिलीज़ करता हूँ, देखें ये स्टॉप हो गया। तो मैं फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया राइजिंग एज पे, और ये प्रेस किया हुआ है, फॉलिंग एज नहीं आ रही है। अब जैसे मैं रिलीज़ करूँगा ये फॉलिंग एज आएगी और ये रीसेट हो जाएगा। तो अब हम लोग सेट, रीसेट और राइजिंग एज और फॉलिंग एज की इंस्ट्रक्शन भी कर चुके हैं, जो कि ट्रिगर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये सारे बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम लोग कर रहे हैं, और भी होती हैं। फिलहाल अभी हम लोग वर्कशॉप के लिए लिमिटेड रखेंगे, और आगे अब हम लोग इसमें देखते हैं, टाइमर्स डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइमर्स। इसको मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। तो टाइमर्स किस लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली टाइमर्स का मकसद ये होता है, जैसे मैं अगर ये फिलिंग करवा रहा हूँ टैंक के अंदर, तो फिलिंग में टाइमर पेश फिलिंग में टाइमर पेश करवा सकूँ। लेट से मुझे 15 सेकंड के लिए टाइमर ऑन रखना है। अभी तो हम लोग बटन से ऑपरेट करें तो सॉर्ट ऑफ मैनुअल प्रोसेस है। मैंने इसको ऑटोमेटिक बनाने की यहाँ पे बटन प्रेस करूँ तो ये 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक फिलिंग हो। तो इसको कहते हैं टाइमर्स। दो किस्म के होते हैं जनरली, ऑन डिले और ऑफ डिले। ऑन डिले का मकसद ये होता है कि मैंने जैसे ही बटन प्रेस किया, लेट से मैं एक टाइमिंग डायग्राम बना लेता हूँ कि मैंने बटन अपना प्रेस किया, एक पुश बटन है मेरे पास, ऑन किया मैंने। तो जैसे मैंने ऑन किया तो मेरे पास ऑन करने पे यहाँ पर ये टाइमर चल गया। लेट से वो 10 सेकंड तक चला, और मेरे पास जो आउटपुट था, मेरे पास Y0 फॉर एग्जांपल,
तो मेरे पास वो ऑफ था, वो ऑन कब होगा, जब ये टाइमर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑन डिले में क्या हो रहा है, ये ऑन डिले का सर्किट है। ऑन डिले में क्या हो रहा है कि एक टाइमर चलने के बाद आउटपुट ऑन हो रहा है, ये ऑन डिले है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब ऑफ डिले की बात कर लेते हैं। ऑफ डिले में मेरे पास ये मैंने अपना बटन ऑन किया, जैसे ही मैंने ऑन किया अब मेरे पास क्या होगा, ये टाइमर चल रहा है 10 सेकंड तक। अब होगा ये, जैसे ये टाइमर चल रहा होगा ऑफ डिले में, मेरे पास साथ साथ जब तक आउटपुट भी ऑन रहेगा, और फिर जैसे टाइमर ख़त्म होगा ये ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑफ डिले। तो आपके सामने अभी जो एप्लीकेशन है, मैं इसमें दोनों टाइमर यूज़ करके दिखा देता हूँ। वैसे डेल्टा पीएलसी के अंदर टाइमर एक ही होता है, उसका सर्किट लॉजिक इस तरह से बनाते हैं कि वो ऑन डिले के लिए काम कर सकता है या ऑफ डिले के लिए काम करे। तो हम लोग ये दोनों लॉजिक बना के चेक करते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं अगेन अपना पुश बटन लेता हूँ LDX3 जो मेरे पास फिल बटन है। अब टाइमर की इंस्ट्रक्शन क्या है, TMR T0, जिसके अंदर TMR मेरे पास इसका निमोनिक है, T0 इसके अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन है, बिट नंबर है इसका। जैसे इनपुट के लिए X ले रहे थे, आउटपुट के लिए Y, तो टाइमर के लिए T0, T1, T2 एंड सो ऑन। और K100, K जो है वो इसका कांस्टेंट है। तो अगर इसके हेल्प मेन्यू में चले जाऊँ, यहाँ से चले जाते हैं, PLC इंस्ट्रक्शंस। जनरली आप कोई भी PLC प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके अंदर हेल्प मेन्यू काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सब इंस्ट्रक्शंस की डिटेल्स उसके अंदर उसमें दी हुई होती है। यहाँ पर आप ही बेसिक इंस्ट्रक्शन TMR। तो यहाँ पे जैसे कि बता रहा है कि टाइमर S1 S2, S1 टाइमर नंबर जो हमने T0 लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं T0 लिया, और सेट वैल्यू जो हमारे पास K है। K कांस्टेंट होता है जो हम लोग लेते हैं। D डेटा रजिस्टर होता है। डेटा रजिस्टर्स हम लोग एडवांस आप कोर्स में जाकर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये टाइमर इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही होती है। अब जो K के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारे पास वेरी कर रही होती है। अभी मैं सिंपल रखूँगा इसको कि मैं अगर K10 ले रहा हूँ वो 1 सेकेंड, और K100 जो है जो कि मैं ले रहा हूँ वो 10 सेकेंड है डेल्टा के अंदर, जो इसकी टाइमर की बेस अभी मैंने रखी हुई है। तो आगे जाके हम लोग डिफरेंट बेसिस के साथ काम करेंगे। तो मैं सिंपल रख रहा हूँ इसको, और टाइमर से अब मैंने टाइमर जो है ये ऑफ डिले टाइमर है, सॉरी ऑन डिले टाइमर है। ऑन डिले टाइमर मैंने क्या बताया था कि टाइमर की वैल्यू रीच होने के बाद आउटपुट ऑन करेगा। तो मैं टाइमर का कॉन्टैक्ट यहाँ पे लूँगा LDT0 और आउटपुट लूँगा Y0। तो अब जो मैं आउटपुट ऑपरेट करवा रहा हूँ वो एक डिले के बाद ऑपरेट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं Y0 के बजाय सेट Y0 रखूँगा ताकि मेरा आउटपुट ऑन रहे। तो अब इसको लेते हैं ऑनलाइन। बल्कि एक और है इसमें, मेरे पास यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा है इसका कमेंट, क्योंकि मैंने वो Y1 रखा हुआ है। अब ये फिल वेल शो हो रहा है। तो ये मेरे पास प्रोग्राम था। अब हम लोग इसको ऑपरेट करके चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से प्ले करता हूँ और इसको यहाँ से ऑन करके चेक करता हूँ। तो अब देखें जैसे मैं प्रेस करके रख रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ तो टाइमर मेरे पास अपनी वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि ये नॉन रिटेंटिव टाइमर है। तो नॉन रिटेंटिव टाइमर अपनी वैल्यू होल्ड नहीं करता, जो रिटेंटिव होते हैं वो अपनी वैल्यू सेव स्टोर रखते हैं। तो अब मैं इसको अगर प्रेस करके रखूँ स्विच को,
इसको मैं ऑपरेट कर देता हूँ। मैंने 10 सेकंड का टाइमर दिया हुआ है अपना। तो ये टाइम आप देख सकते हैं, ये जो प्रीसेट वैल्यू से पहुंचने की कोशिश कर रहा है और ये मेरे पास पानी आना शुरू हो गया क्योंकि मैंने सेट की इंस्ट्रक्शन ली हुई थी फिल वेल्थ के लिए, तो अब ये सेट हो गया। तो अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैंने एक तो रीसेट की इंस्ट्रक्शन नहीं ली है, तो मैं यहाँ पर रीसेट की इंस्ट्रक्शन ले सकता हूँ, या फिर हम लोग इस टाइमर को रिटेंटिव बना सकते हैं। तो वो देख लेते हैं। रिटेंटिव टाइमर के लिए मैं सिंपली ये करूँगा, इसको मैं ऑफलाइन ले लेता हूँ। तो डेल्टा के मैनुअल में अगर आप चाहेंगे पीएलसी के, तो उसमें मेंशन होता है सॉरी, या किसी भी पीएलसी मैनुअल में जाएंगे उसमें मेंशन होता है कि कौन से टाइमर्स रिटेंटिव है, कौन से नॉन रिटेंटिव है। इसमें 255 एक रिटेंटिव टाइमर है। अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ और इस सेट को नॉर्मल एक आउटपुट ले लूँ, क्योंकि मैं टाइमर रिटेंटिव बना रहा हूँ। अब इसको ऑनलाइन लेके अगर मैं चेक करूँ, तो अभी मैं यहाँ से प्ले नहीं कर रहा विद इन, इसको यहीं से प्ले कर लेता हूँ। दैट से सिमुलेशन ले लेता हूँ ताकि आप लोग भी इसको सिमुलेशन पे परफॉर्म कर सकें। तो इसको ये ऑफ हो गया मेरे ख्याल से। स्टॉप शो कर रहा है, इसको मैं रन कर लेता हूँ और अब इसको सेट ऑन करके ऑफ कर देता हूँ। तो देखें, अब इसको ऑन कर देता हूँ और अब ऑफ कर देता हूँ। तो अब जब ऑफ करूँगा तो फिर भी वैल्यू स्टोर रखेगा। देखिए यहाँ पर 100 स्टोर है, पर मैंने यहाँ पर जो है T0 रखा हुआ, लेकिन ये T255 मैंने ले लिया था। तो देखिए अब T255 मेरे पास यहाँ पर ऑन है। तो इस तरह से भी हम लोग रिटेंटिव टाइमर यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, इस एप्लीकेशन में हम लोग टाइमर ऑन डिले यूज़ कर रहे थे कि टाइमर रीच होने के बाद मेरा आउटपुट ऑन हो रहा था। क्योंकि फिलिंग टैंक एग्जाम्पल और फिलिंग की जो भी एग्जाम्पल होती है उसमें हम लोग टाइम पहले से देते हैं ताकि उस टाइम तक फिलिंग हो और उसके बाद ऑफ हो जाए। तो हम लोग इसको ऑफ डिले बनाते थे। ऑफ डिले सिंपली इस तरह से बना देंगे कि मेरे पास T255 टाइमर जो है, इसका जो कॉन्टैक्ट है वो जब ऑन होता है जब वो इस पर पहुंच जाता है। लेट्स से मैं इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो मेरे पास T255 टाइमर है रिटेंटिव, ठीक है। इसका ये कॉन्टैक्ट है T255 और इसका मैं ये कॉन्टैक्ट भी ले सकता हूँ नॉर्मली क्लोज T255। अब ये कॉन्टैक्ट जब ऑन होगा आफ्टर 10 सेकेंड ये ऑन होगा, और ये जो नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट है ये पहले से ऑन रहेगा क्योंकि इसके ऑपोजिट काम कर रहा होगा। जब ये ऑन नहीं होगा तो इस वक्त ये सिग्नल जनरेट कर रहा होगा मेरे पास, और ये ऑफ हो जाएगा आफ्टर 10 सेकेंड या ओपन हो जाएगा। अभी ये क्लोज है तो ये क्लोज टू ओपन और ये ओपन टू क्लोज। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट ले लूँगा। तो इसको देखते हैं यहाँ पर LD I T255 और आउट Y0। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अब ये वैल्यू रीस्टोर कर रहा है तो मुझे इसको रीसेट भी करवाना पड़ेगा इसकी वैल्यू, क्योंकि ये रिटेंटिव है। तो रीसेट के लिए मैं सिंपली ये करूँगा कि मैं एक और स्विच ले लेता हूँ
LTX4 और RST T255 ताकि मैं उसको रीसेट करवा सकूँ। तो अभी मैं सिमुलेटर में हूँ, तो पहले मैं इसको यहाँ से सेट ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ। तो देखें अब आइडल कंडीशन में मेरे पास टाइमर नहीं चला, 0 है, पर मेरे पास आउटपुट ऑन है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है कि फिलिंग वेयर पहले से ऑन रहे और टाइमर रीच होने के बाद ये आउटपुट ऑफ हो जाए। तो अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये बस टाइमर चल रहा है, तो 10 सेकंड का मैंने दिया हुआ है और अब आउटपुट ऑफ हो गया। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको यहाँ से रीसेट कर देता हूँ ताकि रीसेट हो जाए। तो अब मैं इसको ऑनलाइन लूँगा, सिमुलेटर से हटा देता हूँ ताकि हम लोग उस पर परफॉर्म कर सकें। इसमें एक जो करेक्शन करनी है, मेरे पास आउटपुट अगेन बाय 1 है फिलिंग वेल्व का, और बाकी मेरे ख्याल से सब चीज़ें ठीक हैं। तो अब मैं इसको डायरेक्ट ऑन ले लेता हूँ PLC पे, और PLC से मुराद ये है कि जो मेरा यहाँ पे टास्क है, एक्सरसाइज है, उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं। तो अब इसको ऑपरेट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ, ये मेरा X3 बटन है। तो ये मेरे पास टाइमर चल रहा है और ये कब तक चलेगा, जब तक इसके 10 सेकंड्स पूरे नहीं होते। तो ये मैंने रिलीज़ हुआ है और ये यहाँ पर टाइमर मेरे पास रुक गया है। तो ये इस तरह से हमारे पास टाइमर्स की एप्लीकेशन थी। हमने ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर यूज़ किया, रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव टाइमर यूज़ किया, और अगली जो हम लोग चीज़ देखेंगे वो देखेंगे काउंटर्स। तो अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर काउंटर्स को। काउंटर्स क्या होते हैं? लेट्स से मेरे पास एक कन्वेयर है और उस पर डिफरेंट बॉटल्स जा रही हैं या बॉक्सेस जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास एक सेंसर लगा हुआ है, क्या यार सेंसर है। अब जैसे जैसे ये बॉक्सेस से पास होते रहेंगे, ये सेंसर जो है मुझे ऑन या ऑफ का सिग्नल देता रहेगा, ऑन ऑफ या हाई लो 1 0 1 0। तो इससे मुझे, इस सेंसर से मुझे पता चलता रहेगा, इसको मैं रीड कर सकता हूँ अपनी PLC से कनेक्ट करके कि मेरी कितने बॉक्सेस इससे पास हो रहे हैं कन्वेयर से। PLC के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं इसको काउंट करने के लिए, वो यूज़ करते हैं हम लोग काउंटर्स। तो काउंटर्स की मदद से हम लोग एस्टिमेट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है, वो हमारी डेली प्रोडक्शन कितनी हो रही है, शिफ्ट वाइज प्रोडक्शन कितनी हो रही है। इस मकसद के तहत हम लोग काउंटर्स यूज़ करते हैं, और भी डिफरेंट काउंटर्स की एप्लीकेशन हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग, अब इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं एक और एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग चेक करते हैं किस तरह से ये ऑपरेट करता है, और उसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर सीन्स में, और लेट्स से मैं ये एक एग्जांपल यूज़ कर लेता हूँ जिसमें आप यहाँ पर देखिए एक सेंसर लगा हुआ है। ये फोटो रिफ्लेक्टिव सेंसर होता है और आगे रिफ्लेक्टर होता है। तो IR जो हमारे पास लाइट है, IR वेव जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर इसके ऊपर आती है, और यहाँ पर एक कन्वेयर मोटर लगी हुई है। तो अब इस एक्सरसाइज को हम प्रोग्राम करके चेक करेंगे अपने PLC से। मैंने सिंपली ये करना है, मैं X3 को रहने देता हूँ। अब काउंटर के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे CND, काउंटर का निमोनिक है, C0 काउंटर नंबर है, C0 से C255 तक जा रहे होते हैं डेटा PLC में। डिफरेंट PLCs में डिफरेंट रेंजेस होती हैं। यहाँ पे रख लेता हूँ, जो कांस्टेंट रखना है वो K5। मकसद ये, जब 5 दफ़ा ये बॉक्स सेंसर से पास हो जाए तो फिर मेरे पास कोई ना कोई आउटपुट ऑन हो जाए। लेट से मैं अब यहाँ पर LD काउंटर का कॉन्टैक्ट रखूँगा कि इससे इसको लेकर मुझे आउटपुट ऑन करवाना है, और आउट Y लेट से मैं Y0 ऑन करवा देता हूँ।
ऑनलाइन ले लेता हूँ। चलिए पहले एक काम करते हैं, मैं आपको सिमुलेट करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके पास हो सकता है पीएलसी ना हो और ये सॉफ्टवेयर ना हो। तो अब मैं यहाँ से इसको बल्कि ऑनलाइन भी ले लेता हूँ पहले। और इसको देखेंगे, सेट ऑन किया, ये बंद हो गया, ऑफ़ किया। तो ऑन ऑफ करने के बाद इसमें मतलब जैसे मैंने दिखाया था, ये जो सिग्नल होता है यहाँ पर इस तरह से, तो ये पूरी साइकिल जो है ऑन या ऑफ होगी, फिर यहाँ पे सिग्नल जनरेट होगा। राइजिंग और फॉलिंग एज के बटन भी मैं रख सकता हूँ। तो जैसे ही 5 वैल्यू इसकी रीच हो जाएगी, ये आउटपुट मेरे पास ऑन हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ पर भी ऑपरेट करके चेक करते हैं। अच्छा जी, हमने ये काउंटर्स ऑपरेट करके चेक किए थे। अब मैंने एप्लीकेशन ज़रा सी चेंज की है। मैंने यहाँ पर डिफरेंट एक एप्लीकेशन दी है, फैक्ट्री आईओ की। पर्पस वही है, मेरे पास ये सेंसर लगा हुआ है, इस पर अगर मैं दिखा सकूँ, इस सेंसर से जब 5 दफ़ा बॉक्सेस मेरे पास हो जाएंगे, सेंसर 5 दफ़ा काउंट कर ले, तो मेरे पास ये कन्वेयर रुक जाए, अदरवाइज ये चलती रहे। ये बफर कन्वेयर है, ये चलती रहेगी जब तक ये 5 बॉक्सेस यहाँ से नहीं गुजर जाते हैं। तो ये मैंने काउंट करवाना है मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने एक काउंटर की एक्सरसाइज ली हुई है। इसके अंदर करना ये है कि मेरे पास एक सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंसर। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब इससे जैसे जैसे बॉक्सेस पास हो जाएंगे, ये काउंट करता रहेगा। तो मैंने ये करना है कि ये जब तक 5 बॉक्सेस से नहीं गुजरते, कन्वेयर चलती रहे, ये बफर कन्वेयर। जैसे ही 5 बॉक्सेस गुजर जाए, जो कन्वेयर बंद हो जाए, तो ये मैंने काउंटिंग करवानी है। सेंसर का एड्रेस मेरे पास LDX3 एड्रेस है, जिसका सेंसर यहाँ पे कमेंट आ रहा है। और आउटपुट जो है मेरे पास बफर कन्वेयर का, वो है आउट बाय 1 बफर कन्वेयर। पहले बल्कि मैं यहाँ पर लूँगा काउंटर CNT C0 ले लेता हूँ, और K की वैल्यू 5 मुझे काउंट करवाना है, वो मैं ले लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास जब तक ये काउंटर की वैल्यू रीच ना हो, मतलब ये C0 हाई ना हो, तो मेरे पास कन्वेयर चलती रहे। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लूँगा, LDI C0 और आउट Y1 कन्वेयर। तो सिंपल ये प्रोग्राम है, इसको मैं रन करके चेक करता हूँ। तो आइडल कंडीशन में ये मेरे पास कॉन्टैक्ट रन है। ये मेरे पास सिमुलेटर पे था, मैं इसको ऑनलाइन लेता हूँ। तो इसमें अक्सर एरर आ जाता है, मैं इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ ताकि ये प्रोग्राम ओवरराइट हो जाए। जी, तो अब मेरे पास ये ऑन हो गया। अब मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ कन्वेयर। तो ये मेरे पास आ रहा है, और जैसे जैसे सेंसर से पास होता जाएगा, ये काउंट होता जाएगा। ये मेरे पास पहला बॉक्स आया, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स, फोर्थ, एंड ये हमारा लास्ट बॉक्स होगा। तो मेरे पास ये कन्वेयर रुक गई है। इसमें एक एडिशनल बॉक्स क्या है, उसको देख लेते हैं। एनीवेज, कोई ना कोई इसमें इशू होगा, उसको मैं देख लूँगा। तो आपको एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी कि काउंटर जो है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम लोग इसमें काउंटिंग करवाते हैं। तो इस तरह से काउंटर्स थे। अब हम लोग ने टाइमर्स भी देख लिए हैं, काउंटर्स भी देख लिए हैं। अभी काउंटर की वैल्यू शो हो रही होगी आपके पास यहाँ पर। इसको मैं रीसेट यूज़ करते हुए रीसेट यहाँ पर करवा सकता हूँ। तो अब हम लोग ज़रा जनरल एप्लीकेशंस देखेंगे। इसी में देख लेते हैं कि मेरे पास मूव इंस्ट्रक्शंस किस तरह से यूज़ होती हैं।
लेट से ये जो K5 है यहाँ पर, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, K5 में नहीं यूज़ करना चाह रहा कॉन्सेप्ट, मैं रजिस्टर्स यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं रख दूँगा यहाँ पे D1। डी के रजिस्टर्स होते हैं जो कि इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं पीएलसी में, जिसमें मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। ये X और ये जो है यहाँ पर, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो हमारे पास X0, Y0, T0, C0 टाइमर काउंटर्स, ये हमारे पास काम करते हैं 0 और 1 में, हाई और लो के अंदर। अब डेटा रजिस्टर्स क्या होते हैं? मैं रेजर ले लेता हूँ यहाँ से। होपफुली अब समझ में आ रहा होगा। तो ये डेटा रजिस्टर्स हैं, ठीक है। डेटा रजिस्टर्स होते हैं D0, D1, D2, D3। क्योंकि ये 1 बिट डेटा है, 1 बिट डेटा रजिस्टर्स बाइट्स के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेट से 1 बाइट है, 1 बाइट का मतलब ये होता है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बिट्स तक का डेटा हमारे पास स्टोर करा सकता है जो 1 बाइट होता है। और 2 बाइट के अंदर 16 बिट आ सकती हैं, जिसको हम लोग वर्ड भी कहते हैं, WRD वर्ड। तो फिलहाल मैं आप लोग को ये समझाना चाहूँगा कि ये डेटा रजिस्टर्स इस तरह से बाइट्स में डेटा स्टोर हमारे पास कर रहे होते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है जब हम लोग एनालॉग कर रहे होते हैं। ये डिस्क्रीट लॉजिक है 0 और 1 की। एनालॉग में क्या होता है, हमारे पास 0 से 100% तक का सिग्नल होता है, लेट से 0 से 10 वोल्ट तक का। अभी ये हाई का मतलब क्या होता है 24 वोल्ट, लो का मतलब होता है 0 वोल्ट। तो एनालॉग के अंदर 0 से 10 वोल्ट में 0.1 का भी सिग्नल आ सकता है, 0.01 का भी आ सकता है, 0.23 का भी आ सकता है। तो ये कंटिन्यूस सिग्नल होता है। जैसे हमारे पास ये हाई या लो हो रहा है 1 0, और एनालॉग का हमारे पास ये इस तरह से कंटिन्यूस सिग्नल आ रहा है। तो वो नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी, तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिग्नल को। तो उस डेटा के लिए, क्योंकि वो बाइट्स के अंदर होता है डेटा, तो उसको हम लोग इस तरह से स्टोर कराते हैं। फिर डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है हमारे पास। इंटीजर हो सकती है, इंटीजर के अंदर साइंड अनसाइंड इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है कि डेसिमल में भी आ रहा हो 0.01, इस तरह से। तो ये डेटा रजिस्टर्स होता है। अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ कि अभी हम लोग टाइमर्स का, ये मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इसकी होपफुली कुछ अर्से में मुझे आदत हो जाएगी। चले मैं भी माउस यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो अब काउंटर्स के अंदर या टाइमर्स के अंदर हम लोग मैं वापसी लिख लेता हूँ। टाइमर्स के अंदर हम लोग के दे रहे थे, K5 दे रहे थे काउंटर्स के अंदर, इधर K100 दे रहे थे। अब ये नॉर्मली हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर से दे रहे थे। अब जब लैडर होती है हमारे पास, ये लैडर लॉजिक है, एक दफ़ा पीएलसी के अंदर प्रोग्राम कर देते हैं, फिर उसमें हम लोग चेंजेस नहीं करते। हम लोग वो चीज़ें सेट करते हैं यहाँ पर HMI से। तो HMI अगली वर्कशॉप में बताऊँगा और कोर्स में आगे भी एक्सप्लेन है। तो HMI होती है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। मशीन इंटरफेस के ह्यूमन और मशीन की इंट्रैक्शन होती है। तो टाइमर्स और काउंटर्स पर हम लोग इधर से दे रहे होते हैं। लेट्स से इस कन्वेयर की स्पीड हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो मुझे बार बार मैं स्पीड यहाँ से दूँ, मैं यहाँ से स्पीड फीड कर सकता हूँ। तो अच्छा प्रोग्राम वही होता है जिसके अंदर पीएलसी और HMI इस तरह से यूज़ हो रही हो कि हमने प्रोग्राम जो है इसको ना एक्सेस करने बार बार करना पड़े, बिल्कुल ना करना पड़े। तो अभी हम लोग यही डेटा रजिस्टर्स यूज़ करेंगे। अब K5 की जगह मैं यूज़ कर लूँगा लेट से D0। तो जो D0 है ये वैल्यू नॉर्मली मैं HMI से दे रहा होता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इधर से ही फीड कर दूँगा फोर्स वैल्यू
वरना नॉर्मली मैं HMI से दे रहा होता हूँ ताकि प्रोग्राम से ना देनी पड़े। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, अच्छा यहाँ पर आ रहा है T0 में दे देता हूँ, सही है, T0 मेरे पास आ गया यहाँ पर। अब जो मैं इंस्ट्रक्शन समझाना चाह रहा हूँ वो है मूव इंस्ट्रक्शन। मूव इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करती है कि ये मूव करती है डेटा मूवमेंट, ठीक है। तो अब मैंने, क्योंकि D0 के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी नहीं है, ना मेरे पास अभी HMI है, तो मैं क्या करूँगा, एक फिक्स वैल्यू में मूव करवाऊँगा, लेट से K5 D0 में। वो मैं किस तरह से करवाऊँगा, मैं ये इंस्ट्रक्शन दूंगा, मूव K5 D0, इस तरह से। तो इसको ज़रा करके चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, LD सीधा मैं बल्कि मूव इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ, मूव K5 D0। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल ये नहीं हो रहा, यहाँ पर देखें फेल टू कंपाइल आ रहा है, रेफरेंस टू एरर यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पर चले मैं एक LDI M0 की बिट ले लेता हूँ। अब ये कंपाइल हो गया, तो मैंने एक जनरल बिट ले ली है यहाँ पर ताकि यहाँ पर ये एरर ना थे, और इसको मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो मेरे पास मुझे यहाँ पर रीसेट भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो रीसेट नहीं हुआ। काउंटर जो है ये रिटेंटिव होता है, M1 RST C0। एक और चीज़ मैं PLC से नहीं बल्कि आपको सिमुलेटर से करके दिखाता हूँ। और अब इसको ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो अब देखें K5 मैंने जो D0 में मूव करवाई थी वो यहाँ पर वैल्यू मूव हो गई है। तो जाने का मकसद है कि इस तरह से हम लोग मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे होते हैं और डेटा की मूवमेंट इसमें करवा रहे होते हैं। अगर मैं इसमें और मज़ीद देखूँ तो लेट से कुछ मैथमेटिक्स कमांड्स भी यूज़ कर लेता है। मेरे पास जो D0 है यहाँ पर इसके अंदर 5 वैल्यू मूव हो रही है, लेकिन मैंने इसके अंदर से इसको लेट से मैंने सब्ट्रैक्ट करवाना है। मैं कंट्रोल आई यहाँ पर लूँगा, ये रो बन जाएगी। यहीं पर मैं एक ब्रांच ले लेता हूँ, F9 से ले सकता हूँ। F9 से मेरा रिकॉर्डर चल रहा है तो मैं यहाँ से मैन्युअली ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं लेट से सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ D0 से K1 और ये रिज़ल्ट आ जाएगा मेरे पास D1। दूसरा रजिस्टर ले लेता हूँ मैं, तो देखें क्या वैल्यू इसके अंदर शो होती है। तो अब K5 था मेरे पास D0 के अंदर, K5 को मैंने माइनस करवाया 1 से और K4 हो गया। तो ये थी सब्ट्रैक्ट की कमांड्स जो मूव के बाद मैंने यूज़ किया। कंट्रोल आई में प्रेस करता हूँ। उसके अलावा इसी ब्रांच से मैं ले लेता हूँ डिवाइड की। T1 जो है उसको मैं डिवाइड करवाता हूँ K2 से, तो 4 था, 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और T2 में रजिस्टर करवा लेता हूँ। इसी तरह मैं ऐड की कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ। सॉरी, इसको मैं कंट्रोल आई से नीचे कर देता हूँ। ADD ऐड हो जाएगा और D1 D2 और इसको मैं ऐड करवा देता हूँ लेट्स से अगेन K3 ताकि 5 हो जाए, और D3 में मूव करवा देता हूँ।
तो अब देखें K5 था, K5 को मैंने माइनस कराया 1 से, K4 हो गया, K4 को मैंने डिवाइड कराया 2 से, 2 हो गया, और 2 को अगेन 3 से मैंने करवाया ऐड करवाया, तो ये D3 हो गया। तो अब हम लोग कवर कर लेते हैं इसके अंदर हमने मूव की इंस्ट्रक्शन देखी थी, मैथमेटिक्स की इंस्ट्रक्शन देखी थी, कंपैरेटिव की इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक प्रोग्राम है, उसमें दे देता हूँ LDM0, और मेरे पास मूव हो रही है K10 की वैल्यू एक रजिस्टर में D0 में। अब मैंने कंपेयर करवाना है कि या बल्कि मैं यहाँ पे काउंटर रख लेता हूँ CNT C0 K5। अब मैंने ये देखना है कि अगर मेरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर तो अब मैंने ये देखना है कि CNT की काउंटर की टोटल वैल्यू 5 है। अगर मैं चाह रहा हूँ लेस देन 2 हो तो मेरे पास Y0 ऑन हो जाए, और ग्रेटर देन 4 हो तो Y1 ऑन हो जाए। अगर इस तरह की कंडीशन है तो किस तरह से हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी तो ये होता है कि काउंटर की वैल्यू जब 5 पे पहुँचती है फिर उसके बाद C0 हमारे पास हाई होता है, और उससे लेकर हम लोग कोई भी Y0 या Y1 ऑन करवा लेते हैं, लेकिन वो 5 की वैल्यू पे होता है। अगर मुझे कम करनी है 2, लेकिन मैं एक ही काउंटर से 3 डिफरेंट आउटपुट्स ऑपरेट कराना चाह रहा हूँ कि इससे अगर को ये 2 पे हो, ये 4 की रेंज पे हो, तो मैं सिंपली ये करूँगा कि LD ग्रेटर देन, अगर C0 की वैल्यू K4 से ज़्यादा हो तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है इसमें ऑन होने में, तो मेरे पास आउटपुट Y1 ऑन हो जाए। और अगर LD की वैल्यू लेस देन, कब सिंपल लगा रहा हूँ, C0 की वैल्यू K2 से कम है, तो मेरे पास आउट हो जाए Y0। तो ये मैंने सिंपल प्रोग्राम बनाया है, इसको अब हम लोग रन करके चेक करते हैं। अभी क्योंकि 0 वैल्यू है जो कि 2 से कम है, तो मेरे पास Y0 पहले से ऑन है, मैं इसको सेट ऑन कर रहा हूँ। अब 2 पे पहुंच गया तो फिर भी मेरा Y0 बंद हो गया, क्योंकि अगर मैं लेस देन इक्वल टू रखता तो यहाँ पे ऑन होता है, सिर्फ लेस देन रखा है तो वो कंडीशन अभी मीट नहीं हो रही, तो मैं ऑफ। अब 3 पे भी सॉरी 3 पे भी कोई ऐसी वैल्यू इस रेंज में नहीं आ रही, या तो 4 से ज़्यादा हो या 2 से कम हो। तो अब देखते हैं 4 पे भी ये नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 4 रखा हुआ है। ये 5 पे जाके मेरे पास Y1 ऑन हो जाएगा। तो ये कंपैरेटर्स की एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी। तो अब हम लोगों ने कंपैरेटर्स, मूव की कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस कर लिए, आगे जाके हम लोग फर्दर एडवांस इंस्ट्रक्शंस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप। आई एम होपफुल कि आपको वर्कशॉप ये पसंद आई होगी। सॉफ्टवेयर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जो कि आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हमारे फ्री कोर्सेज भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो सर्टिफाइड कोर्स करना चाहें या कंप्लीट कोर्स करना चाहें, वो वेबसाइट नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, वो उस पर जाके एनरोल हो सकते हैं और ये फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग जो करना चाहते हैं वो कराची में हमारा इंस्टीट्यूट है, वहां पर अवेलेबल है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और ज्वाइन रहिए, पेज को यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके ऊपर अगली जो वर्कशॉप होगी वो HMI के ऊपर होगी, और उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्टअप पर होगी। कोई भी क्यूरी से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर दैट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स अवेल कीजिए।